Hello, good morning, students. So today we are going to solve mathematics exam for the RAMC जो 2024 का रिसेंटली अभी हुआ है उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, राइट? सो स्टे ट्यून्ड। आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेगी, नई चीज़ें भी सीखने को मिलेगी, नई अप्रोचेज भी सीखने को मिलेगी कैसे क्वेश्चंस को करते हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। जैसा कि अभी हमने देखा भी है, लास्ट अभी दिसंबर 1 दिसंबर को एग्जाम हुआ है। 30 क्वेश्चंस थे वहां पे। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा ये, व्हाट शुड बी एडेड टू द ट्वाइस द रेशनल नंबर ऑफ 7/5 टू गेट द 3/7। ओके, सो हमें क्या बोला है यहाँ पे, इसने बोला है कि 7/2 एक रेशनल नंबर है जिसके ट्वाइस के अंदर आपको कुछ ऐड करना है। वो कौन सा रेशनल नंबर है, हमने उसको लेट कर लिया एक्स है वो नंबर। हमने इसको ऐड किया तो वो कितना दे रहा है बेटा, रिजल्टेंट इज 3/7। आप इसको सोल्व कर लो, यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे, इट विल बी फोर, इट इज 7/5 नॉट 7/2। तो इट विल बी 14/5 एंड प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 3/7 आ रहा है। एक्स की वैल्यू यहाँ से अगर फाइंड आउट करेंगे तो इट विल बी 3/7, और ये वैल्यू इधर एडिशन में है एक्स के साथ, तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 14/5। एक्स की अगर मैं वैल्यू की बात करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई से हम निकाल लेंगे। 5 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, माइनस का साइन है माइनस। 7 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 7 जा 98। डिवाइड में करेंगे, यहाँ पे आएगा 7 5 जा 35। आप यहाँ से सॉल्यूशंस कर लो, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट विल बी -83 डिवाइडेड बाई 35। सो वो वैल्यू कौन सी है, जो हमारा जो फ्रैक्शन आया है, जिसको फ्रैक्शन को ऐड करने पर 3/7 बनेगा, तो इट इज द -83/35। इसका मतलब क्या है, बेसिकली वहां पे एडिशन नहीं हो रहा है, सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। बट अगर आपसे पूछा है कि क्या ऐड किया है, तो आप बोलेंगे -83/35 को हमने ऐड किया, तो एक्स की वैल्यू आ गई, वो हमारा रेशनल नंबर आ गया। अगर मैं थोड़ा एनालिसिस की बात करूं, तो फर्स्ट क्वेश्चन कैसा था बेटा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन में हम इनको काउंट करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले में आ जाओ। अगर ये बोलता है कि डिवाइड, आपको यहाँ पे डिवाइड करना है, आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बेटा, इसको हमने डिवाइड करना है। तो ये डिवाइड वाले क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं, 3x⁻³ प्लस 10x² माइनस 17xy² प्लस 6y³ आप यहाँ से डिवाइड करेंगे किससे, 3x-2y। डिवाइड करने का तरीका क्या है, हमने सीखा हुआ है। सबसे पहले इसके देखो, फर्स्ट टर्म को देखेंगे और उसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। जब 3x³ को 3x से आप डिवाइड करते हैं, तो ये आता है आपका 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा। 3x³ को जब आप 3x से डिवाइड करेंगे, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, x से डिवाइड करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, एक सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो यहाँ से पावर आ जाएगी x⁻²। तो हम यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं x⁻² का यहाँ पे वापस, तो ये तो आएगा 3x, इसको x³ प्लस, यहाँ पे माइनस है बेटा, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, यह आ जाएगा 2x²y। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम वैल्यूज को, यहाँ पे साइन को चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा बेटा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर 0 बचेंगे। 10 + 2 आ जाएगा यहाँ से 12x²y। ऊपर से लेके आ जाएंगे -17xy²। वापस से सेम प्रोसीजर, 3x का डिवाइड करेंगे 12x²y में, तो 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, एंड एक्स से डिवाइड हो जाएगा तो ये बचेगा एक्स वाई। तो यहाँ से आ जाएगा 4xy को मल्टीप्लाई करो वापस से, तो सेम ये तो वैल्यू यही आएगी 12x² प्लस वाई, और यहाँ से क्या आएगा माइनस प्लस माइनस, और ये 2 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 8, ये हो जाएगा xy²। वापस से आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, साइन चेंज कर लो, यहाँ से ये हो जाएगा 0, यहाँ से -17 प्लस 8, -17 प्लस 8 होता है बेटा माइनस का 9xy²। वापस से आप ऐड करेंगे उसमें 6y³ को, एंड डिवाइड, इसको वापस से 3x से डिवाइड करेंगे, 3x से डिवाइड करेंगे तो इस बार जाएगा ये -3 टाइम्स, और वहां पे x तो डिवाइड कर देगा बेटा, y² अभी भी बच जाएगा, तो 3y²। 3y² का मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, तो इट विल बी 9xy² प्लस, जब आप माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आएगा, 3 2 6y³। सेम आ गया डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर, यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो इट विल बी 0, यहाँ से भी 0, यहाँ से भी 0। तो हमारे पास यहाँ पे कोसेंट आ गया बेटा, कोसेंट आप बोलेंगे, कोसेंट हो जाएगा x² प्लस 4xy माइनस 3y²। ठीक है, अगर आपको इसका फैक्टराइजेशन बोलता तो इसमें 3x - 2y भी होता और ये भी हो जाता है। क्लियर? तो अगर इसके भी काउंट करें, थोड़ा सा एनालिसिस करें,
तो इट विल बी इजी क्वेश्चन, नॉट सो मच हार्ड। अगर आपको डिवाइड आता है तो ये सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ। फाइंड द लीस्ट टू पेयर्स ऑफ द नेचुरल नंबर विच सेटिस्फाइड द इक्वेशन 2x एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। सेम क्वेश्चन लास्ट में भी पूछा गया था, बट वहां पे क्या था, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमने किए थे कंप्लीटली, 2x⁻³ इज इक्वल टू वाई स्क्वायर दिया है, ठीक है, तो वहां पे बस y⁴ था। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें सेटिस्फाई करानी है इक्वेशंस को। तो बेसिकली यहाँ पे दो टू वेरिएबल्स है, टू वेरिएबल्स हैं, एक इक्वेशन दी हुई है, तो हम देखो सॉल्यूशन अगर डायरेक्ट करना चाहेंगे तो डायरेक्ट कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इसका, बिकॉज ऑफ टू वेरिएबल्स। एक इक्वेशन से टू वेरिएबल्स कभी भी सोल्व नहीं होता है। बट हिट एंड ट्रायल एक मेथड है जिससे कि आप टू वेरिएबल्स को सोल्व कर सकते हैं एक ही उसमें। आपको एक की वैल्यू पुट करनी है जिससे कि दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ से देखो, इसमें थोड़ा सा यही माइंड लगाएंगे, इस टाइप में वही है कि आपको यहाँ पे x की वैल्यू ऐसे पुट करनी है कि y की वैल्यू निकल आए। अब y स्क्वायर दिया हुआ बेटा, y की वैल्यू निकालने के लिए आपको परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। अब परफेक्ट स्क्वायर कब बन सकता है कोई नंबर, जब उसकी पावर या तो 2 हो, या 2 का कोई मल्टीपल हो बेटा, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, ऐसे कंटिन्यू। अब देखो यहाँ पे 2 है, आपको ये 2 दिख रहा है। अब ये 2 परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं बेटा, तो 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आपको एक नंबर ऐसा चाहिए कि जो 2 को परफेक्ट स्क्वायर बनाए, या वो 2 का मल्टीपल ही हो सकता है x। तो आपको यहाँ पे ये हिंट भी मिल गया कि जो x है वो सिर्फ 2 का ही कोई ना कोई मल्टीपल होगा। तो 2 का एक फर्स्ट मल्टीपल देखते हैं बेटा, फर्स्ट मतलब 2। आप यहाँ पे 2 पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2⁻3, 2⁻3 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे 2⁻4, इसकी वैल्यू आ जाएगी y⁻2। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगा 2⁻2 इज इक्वल टू। जब आपने x की वैल्यू को पुट किया बेटा, यहाँ से x इज इक्वल टू 2 है, 2⁻1 है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 आ गई है बेटा। तो आपका फर्स्ट सॉल्यूशन यहीं पे बन गया, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू, ये फर्स्ट सॉल्यूशन है। सेकंड सॉल्यूशन की बात करते हैं। अभी हमें पावर को क्या बनाना है, 2 की पावर का बनाना है, यानी कि 2 का कोई मल्टीपल बनेगा बेटा। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, अगर मैं 2 की पावर 2 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 3 2 6, 6 प्लस 1 7, पावर 7 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। सेम चीज अगर मैं 2 टू द पावर 3 लेता हूँ, 2 टू द पावर 3 लो, एक्स को लेते हैं हम बेटा 2 टू द पावर 3। अब यहाँ से क्या होगा, 2 तो आपका बाहर एक बार मल्टीप्लाई है ही, और यहाँ पे रखेंगे 2 टू द पावर 3 टू द पावर 3, यहाँ पे आएगा y टू द पावर 2। यहाँ से करते हैं मल्टीप्लाई, पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है जब भी आपका होल स्क्वायर होगा तो बेटा। तो 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 हो जाएगा 10, तो 2 टू द पावर 10 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, y टू द पावर 2। दोनों साइड से स्क्वायर रूट लो, स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटा y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 32। तो आपको दो वैल्यूज यहाँ पे मिल गई। इफ x इज इक्वल टू 8 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 32। क्लियर है। सो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, इजी टू मॉडरेट है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं तो सबके लिए ये इजी है, अदरवाइज थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट हो जाएगा जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस टाइप के क्वेश्चंस को कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सोचने में इसमें टाइम लग सकता है, अदरवाइज तो इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाले में आ जाओ। दिस इज द क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी एंड बी सी ई डी आर पैरेलल। आपको दो यहाँ पे पैरेललोग्राम्स दिए हुए हैं बेटा, एंड उसके बाद दे रखा है बी ई एफ डी इज द रोम्बस, बी ई एफ डी इज रोम्बस, तो डी बी सी, एंड ये वाला आपको एंगल दे रखा है 80 डिग्री, ठीक है। आपसे पूछा है कि फाइंड द ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ, जो बाहर वाला एंगल ट्राइंगल है, जो बिगर ट्राइंगल है बेटा, उसके आपको एंगल्स पूछे। तो बेसिकली देखो, सीधा सीधा आपको ये बोला है कि ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम है तो बेटा जो ए बी है वो पैरेलल है किसके साथ, सी डी के साथ। अगर ये पैरेलल है तो आपको एक फिगर भी बनता दिख रहा होगा बेटा, ये वाला। दो आपको एंगल्स है, अगर ये वाला एंगल एक्स है तो ये भी एंगल क्या होगा, एक्स होगा, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ये एक्स है तो ये भी एंगल एक्स हो जाएगा। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ, सेम चीज अगर बी ई सी डी, बी सी डी के लिए लेते हैं, बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो जो बी ई है बेटा ये पैरेलल है किसके साथ, सी डी के साथ। बी पैरेलल है सी डी के साथ, तो यहाँ से ये वाला एंगल भी क्या आ जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू, ये वाई है तो बेटा ये भी क्या रहेगा, वाई रहेगा। इज इट क्लियर और नॉट। अब यहाँ पे एक चीज देखो, हमें क्या क्या दिया है, यहाँ पे जो BC है बेटा, BC, BC की जो वैल्यू है, BC इज इक्वल टू क्या है, BD है, बिकॉज ऑफ
जब आप यहाँ पे दो पैरेललोग्राम ले रहे हैं तो उसके अंदर एक कॉमन साइड है, कॉमन साइड डी डी सी है बेटा, कॉमन साइड डी सी है, इसका मतलब डी सी इक्वल होनी चाहिए किसके साथ, उसके सामने ए बी के साथ साथ भी बेटा, और इसके साथ बी बी के साथ भी, क्योंकि सामने पैरेललोग्राम में क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ऐसी सेम अगर मैं बात करता हूं जब बी डी इक्वल है किसके साथ में, ई सी के साथ, एंड ए डी इक्वल हो जाएगी किसके साथ, बी सी के साथ, तो आपको ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। इज इट क्लियर और नॉट? तो आप यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं। और हमने ये भी चीज देखी है, जस्ट वेट ए सेकेंड। ओके, सो देखो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं, अगर ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स क्या होता है, इक्वल होते हैं, एंड एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है बेटा। राइट, क्लियर है? तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, जस्ट वेट ए सेकेंड, जो ये 80 डिग्री है बेटा, अगर मैं बी ई, जो हमने लास्ट में ये दिया है बी सी ई डी इज द रोम्बस, बेटा ये रोम्बस है, तो ये अगर 80 डिग्री है, एंगल बी इज 80 डिग्री, तो एंगल एफ भी तो क्या होगा, 80 डिग्री होगा, अपोजिट एंगल्स इक्वल है। तो यहां से एंगल एफ की वैल्यू तो हमारे पास आ गई कितनी, 80 डिग्री। अभी दो एंगल्स बचे हैं, उनका भी हम करते हैं। देखो, उसके बाद आपको दिख रहा है कि ये वाला साइड्स क्या है बेटा, पैरेलल है। इज इट क्लियर और नॉट? ये वाली पैरेलल साइड है, ये एक्स है, ये वाई है, और ये वाली जो अगर लेंथ सेम है दोनों की, एक ट्राइंगल के अंदर दोनों लेंथ सेम है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों सेम है बेटा, तो दोनों का एंगल भी इक्वल होगा। अगर बी सी इज इक्वल टू बी डी है तो एंगल जो एक्स है, जो वैल्यू एक्स है बेटा, ये वाई के बराबर होगी। और जब एक्स एंड वाई बराबर है, यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ, ये वाली स्ट्रेट लाइन से अगर देखें, स्ट्रेट लाइन ए बी सी से, तो इसके ऊपर थ्री एंगल्स बन रहे हैं, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस आपका 80 डिग्री, और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा, 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में एंगल्स क्या होते हैं, आपके 180 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ से एक्स और वाई दोनों सेम है, तो मैं इसको 2x पुट कर सकता हूँ, 2x प्लस 80 इज इक्वल टू 180। यहाँ से 2x की वैल्यू निकालेंगे, 180 में से 80 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट विल बी 100, एंड x की वैल्यू यहाँ से आएगी बेटा 50 डिग्री। अब यहाँ से x की वैल्यू 50 है, y की वैल्यू भी 50 डिग्री है, तो अब यहाँ से रोम्बस जो हमने यहाँ पे बोला है बेटा, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड, अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल है, तो ये वाला एंगल अगर 50 डिग्री है तो ये भी क्या होगा बेटा, 50 डिग्री होगा, एंड ये वाला एंगल 50 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 50 होगा। अच्छा, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस आप बना सकते हैं, नॉट कि इसी में हो जाएगा बेटा, आप दूसरे वाले लाइन को पैरेलल पैरेलल साइड्स बना के वहां से भी आप अल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल से किसी से भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके लॉट्स ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल है। इज इट क्लियर और नॉट? बट सॉल्यूशंस यही है। इनके कौन कौन सी वैल्यूज मिलेंगी आपको, एंगल आपको, अगर मैं ट्राइंगल की बात करता हूँ, ट्राइंगल ए ई एफ में, ट्राइंगल ए ई एफ के अंदर एंगल ए की वैल्यू कितनी है बेटा, तो एंगल ए है 50 डिग्री, एंगल ई है 50 डिग्री, एंड एंगल एफ तो हमारे पास आ गया था 80 डिग्री। क्लियर है? सारे एंगल्स का वैल्यू ये है। चलो नेक्स्ट वाले में आ जाओ। ए मैन मिसेस ए ट्रेन बाई 1 hour if he travels at the speed of 4 km per hour. If he increase his speed to the 5 km per hour and he still misses the train by 2 minutes. So at what speed should he travel so that he reaches at the station exactly on the time? बेटा सबसे पहले तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, स्पीड्स दी हुई है, दोनों साइड में क्या दिया है, स्पीड दिया हुआ है, तो हम क्या ले लेते हैं, रेशियो ऑफ द स्पीड। स्पीड का रेशियो क्या दिया है बेटा, जो आपका फर्स्ट स्पीड है वो कितने से जा रहा है, 4 km/h से जा रहा है, और जो सेकंड वाली स्पीड है वो जा रहा है 5 km/h से। और आपको ये पता है स्पीड इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शन टू टाइम, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शन टू टाइम। अगर ये टाइम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन है, हमारे पास टाइम में रिलेशन दे रखा है बेटा, तो यहाँ से टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो ऑफ टाइम। कितना टाइम लिया बेटा, डिस्टेंस तो वो सेम ही कवर कर रहे हैं, तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम और स्पीड क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो यहाँ से डायरेक्ट रेशियो हम लिख सकते हैं 5:4। क्लियर है? यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1/4 इनवर्स होगा बेटा, 1/5 का इनवर्स 1/5 होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से सोल्व करेंगे तो 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 5:4 ही रेशियो हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ से टाइम का रेशियो आ गया। अब दोनों के अंदर टाइम में डिफरेंस देखो, बेसिकली टाइम में डिफरेंस है 1 यूनिट का, और एक्चुअल में वो कितना यूनिट है बेटा, पहले वो 1 hour लेट हो रहा था, 1 hour मतलब लेट पहुंच रहा था, फिर भी अगर दूसरे टाइम जब उसने इंक्रीज किया अपने स्पीड को, तब भी वो 2 मिनट लेट ही है। इसका मतलब उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है बेटा,
1 आवर इट इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 60 मिनट्स और 2 मिनट्स में डिफरेंस कितने का है बेटा? 58 मिनट्स का है। इसका मतलब जब भी उसने स्पीड को अपने इंक्रीज किया तब भी वो कितना 58 मिनट्स ही जल्दी पहुंच पाया बेटा। 2 मिनट से तो अभी भी उसने मिस कर दिया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास? 58 मिनट्स दे रखी है। अब यहां से कोई भी टाइम निकाल लो बेटा, किसी भी टाइम से आप पहले प्रॉपर डिस्टेंस निकाल लो। प्रॉपर डिस्टेंस निकालेंगे तो 58 मिनट्स है बेटा। 58 मिनट्स में अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल टाइम कितना लगेगा जब वो 4 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है बेटा? स्पीड यहाँ पे कितनी आ जाएगी? स्पीड इज इक्वल टू दिया है 4 किलोमीटर पर आवर, और इसके रिस्पेक्ट में टाइम कितना हो जाएगा बेटा? 58 × 5 करो तो ये आ जाएगा 290 मिनट्स। तो टाइम आपके पास आ गया 290 मिनट्स। क्लियर है? अब यहाँ पे मेरे को बता दो डिस्टेंस कितना जा रहा होगा वो प्रॉपर। तो उसका डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है बेटा आपका 4 किलोमीटर पर आवर, तो 4 इंटू मल्टीप्लाई कर लेंगे आप किससे? 290 मिनट से। मिनट को चेंज करेंगे आवर में तो 60 से आप डिवाइड कर लेंगे। अभी मैं इसका सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। इज इट क्लियर? अब अभी आपसे क्या पूछा है? उसने बोला है कि ये मैन मिसेज ए ट्रेन बाई 1 आवर इफ सी ट्रेवल्स। बेटा वो 1 घंटे से मिस कर रहा है। मिस कर रहा है यानी कि जब वो 290 मिनट्स नहीं लेने चाहिए उसको, अभी भी कितने मिनट्स लेने चाहिए? वो अगर एक एक घंटे से मिस कर रहा है, इसका मतलब 1 घंटे कम में पहुंचना चाहिए उसको। जब वो 4 किलोमीटर से जा रहा था उसको 290 मिनट्स लग रहे हैं बेटा, राइट? तो अभी उसको कितने मिनट्स चाहिए? ये डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितने मिनट में कवर करना चाहिए उसको? उसको 60 मिनट्स अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ तो 230 मिनट्स में अगर वो कवर करता पहले वाले में, जब 4 की स्पीड से जा रहे हैं तो 230 मिनट से करता तो वो टाइम पे पहुंच जाता बेटा। तो इसको 230 मिनट में ही कवर करना था, तो 230 मिनट्स में पूरे डिस्टेंस को कवर करने के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो स्पीड क्या होगी बेटा? स्पीड इज इक्वल टू होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दे रखा है 4 × 290 डिवाइडेड बाई 60। क्लियर? टाइम आपको दे रखा है किसमें? मिनट्स में। तो मिनट्स में दे रखा है तो इसको डिवाइड कर लो बेटा 1/230 से। बट इसको ये मिनट में है तो वापस से इसको चेंज करेंगे किसके अंदर? बेटा आवर्स में चेंज करना है क्योंकि किलोमीटर पर आवर में पूछा है। तो किलोमीटर पर आवर में अगर मैं चेंज करना चाहूंगा तो यहाँ से 60 से मल्टीप्लाई और कर लूंगा। ये 60 से 60 डिवाइड हो जाएगा, एक जीरो से ये एक जीरो डिवाइड हो गया। यहाँ से हमारे पास आएगा बेटा 29 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ सो इट विल बी देखो 30 को मल्टीप्लाई करो 4 से, 30 को 120 आएगा, ये आ जाएगा 116। 116 डिवाइडेड बाई 23, ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, डायरेक्ट कटेगा नहीं। ठीक है? तो यहाँ से कौन सा स्पीड हमें इंक्रीज करना पड़ेगा स्पीड को बेटा, और ये हो जाएगा 116/23। इस स्पीड से अगर वो ट्रेवल करता है तो वो क्या हो जाएगा? स्टेशन पे एग्जैक्ट टाइम के ऊपर पहुंच जाएगा बेटा। इज इट क्लियर? सो ये वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ वही है बेटा, इजी टू मॉडरेट। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसके अंदर, थोड़ा सा लेंदी टाइप है, बट हाँ 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन है तो इसके लिए ईजी है, सही लगता है इसमें। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ। A man borrowed a certain sum of money and he paid it back in 2 years in 2 installment। पहला उसने 3,000 रुपीज का इंस्टॉलमेंट दिया और फिर उसने दिया 2,362.5 रुपीज का इंस्टॉलमेंट दिया। उसने रेट भी दिया हुआ है, इफ द रेट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज 5% पेएबल एनुअली। एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे देखो इंस्टॉलमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, यहां से हमने इंस्टॉलमेंट स्टार्ट किया, सपोज करो 2 इयर्स का इंस्टॉलमेंट था, तो पहले साल आपने स्टार्टिंग में आपने इंस्टॉलमेंट दिया बेटा। इज इट क्लियर? इंस्टॉलमेंट कब देते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर। तो एंड ऑफ द ईयर में क्या किया आपने? 300 रुपए का इंस्टॉलमेंट दिया, 3,000 रुपीज का इंस्टॉलमेंट दिया, ये हो गया फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर के एंड के अंदर हम क्या दे रहे हैं बेटा? उसको दे रहे हैं 2362 रुपीज 0.5 रुपीज। अब जो आपने ये 3,000 दिया है इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट लगा होगा ना बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? अगर 5% के हिसाब से इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो 3,000 का इंटरेस्ट कितना बना होगा? 5%। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में दोनों में क्या होता है बेटा? सेम ही होता है, एक साल का तो जो भी इंटरेस्ट है, तो 5% इंटू टाइम है बेटा 1 ईयर का। परसेंटेज से 2 जीरो कट किया तो यहां से आ जाएगा 5×3 = 15। तो 150 रुपीज का क्या लगा होगा? उसको इंटरेस्ट लगा होगा। इसका मतलब उसने टोटल पे कितना किया बेटा? टोटल पे अगर वो एक बार में करता, इंस्टॉल में पे नहीं करता, तो उसको पूरा टोटल कितना देना पड़ता? उसको टोटल अमाउंट पे करना पड़ता 3,000 प्लस 150। उसने इंटरेस्ट भी लगाया बेटा, वो भी ऐड करेंगे,
प्लस 2362.5 रुपीज। तो यहाँ से अमाउंट की वैल्यू आ गई 2 ईयर्स के लिए। अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से ऐड करो। देखो यहाँ पे 0.5 तो आने वाला है, यहाँ पे 2, ये आ गया 2। उसके बाद 6 + 5 हो जाएगा आपका 11, कैरी जाएगा 1, 3 + 1 4, 4 + 1 5, और यहाँ से आ जाएगा बेटा 3 + 2 5। ठीक है, तो आपको 2.5 रुपीज का आपको अमाउंट देना पड़ता है। बट उसने क्या पूछा है, सम, कि कितना बोरो किया था बेटा। अब आपको पता है सम, अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट फॉर द अब कंपाउंड इंटरेस्ट में तो ये होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 टू द पावर n, राइट। तो यहाँ पे अमाउंट आपको दे रखा है कितना है 55 12.5, और प्रिंसिपल आपको कैलकुलेट करना है बेटा 5%। 5% को लिख सकते, ये 5% है तो 5/100 इन टू द पावर n। n की वैल्यू कितनी है बेटा, कितने ईयर्स के लिए लिया है, 2 ईयर्स के लिए लिया है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, n की वैल्यू 2 आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे 55 12.5 इज इक्वल टू पी इंटू, ये 100 से डिवाइड हो जाएगा बेटा 20 टाइम, और 20 + 1 21 हो जाएगा, सो इट विल बी 20/2 20, और ये आ जाएगा 21/20। दो बार आप मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पावर 2 है। अब इसको सॉल्यूशन कर लो बेटा, देखो इधर प्रिंसिपल की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूंगा तो ये हो जाएगा 21/20, उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर लो, तो 55 12.5 इंटू 20/21 इंटू 20/20, 21 से ये डिवाइड हो जाएगा, 21 से डिवाइड करो, ये पहले तो 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 9 से भी डिवाइड कर लो पहले। अगर 21 से नहीं डिवाइड कर सकते तो इसको डिवाइड कर लो बेटा, वैसे तो 21 से डिवाइड करता हूँ मैं डायरेक्ट, 21 2 से जाएगा बेटा 42 आ गया, 42 से बच गया यहाँ पे 13, 20 से डिवाइड करेंगे जाएगा 6 टाइम, 6 टाइम जा सकते हैं 126 आएगा बेटा, 6 टाइम जाएगा तो 126, ठीक है। 126 में से बच जाएगा आपका 5, तो ये होगा 52, 52 में ये वापस से जाएगा 2 टाइम, ये बचेगा 105, 105 में कितना टाइम जाएगा 5 टाइम जाएगा, तो अभी यहाँ पे एक डेसिमल और लग जाएगा। 21 से वापस से डिवाइड करेंगे, 21 1 जा 21, बचेगा बेटा कितना 5, फिर ये जाएगा 2 टाइम और ये जाएगा 5 टाइम, तो यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी 12.5 इंटू 20 इंटू 20। 12.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 25, तो 25 आ गया बेटा, और ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, मतलब ये जीरो भी है बेटा, तो ये आ जाएगा 250। इज इट क्लियर और नॉट। 250 में आप 20 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा, ये आ जाएगा आपका 500, 25 टू जा 50, और 50 के अंदर 5000 नॉट 500। तो कितने रुपए दिए होंगे उसने, प्रिंसिपल कितना रुपए लिया होगा बेटा, उसने स्टार्टिंग में प्रिंसिपल लिया होगा 5000 रुपीज। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्लियर। तो ये भी आपका मॉडरेट क्वेश्चंस में ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मॉडरेट क्वेश्चन में इसलिए ले सकते हैं क्योंकि आपको थोड़ा सा इसमें ट्रिकी इसलिए है क्योंकि आपको क्या दे रखा है, इंस्टॉलमेंट में दे रखा है, डायरेक्ट उसमें नहीं दे रखा है, तो आपको वहां से क्या निकालना पड़ता, आपको पहले इंटरेस्ट निकालना पड़ता है कि कितना उसने एक्स्ट्रा पे किया। चलो नेक्स्ट वाले में आ जाओ। ए मैन बोरोड ए सर्टेन सम ऑफ मनी एंड पेड इट बैक इन 2 ईयर्स इन 2 इंस्टॉलमेंट। अच्छा ये तो हो गया है, सेम क्वेश्चन है। चलो 7th क्वेश्चन पे आ जाए। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग दिस एंड दिस लीव्स द रिमाइंडर 6 and 5। बेटा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, HCF LCM का क्वेश्चन है। आप ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढ रहे हैं, ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढ रहे हैं जिनको आप इनमें इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 and 5 है। तो बेटा पहले इसमें से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर लो। अगर 1657 में आप डिवाइड करते हैं किसी नंबर से तो 6 का रिमाइंडर बचता है, तो इसका मतलब अगर मैं रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा तो 1651 को वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए। सेम इसी तरीके से 2037 में से मैं 5 को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा तो ये आ जाएगा 2032। ये दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए बेटा एक नंबर, और जो कंप्लीटली डिवाइड करेगा इसका मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है और सबसे बड़ा है बेटा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो आप क्या निकालेंगे यहाँ से, HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फॉर द 1651 एंड 2023। इसके कितने भी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके से आप यूज कर सकते हैं। बड़े नंबर से तो सबसे ज्यादा इजी है डिवाइड मेथड। डिवाइड मेथड से आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो छोटे वाला नंबर है हमारे पास 1651, इसमें आप डिवाइड करेंगे बेटा, ये बन जाएगा आपका डिवाइजर, और डिविडेंड बन गया यहाँ पे 2032। आप यहाँ से डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, इट विल बी 1651,
सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 13 माइनस 5 करेंगे 8 आएगा, एंड हाँ 19 माइनस ये हो जाएगा 381। वापस से जो रिमाइंडर आया वो क्या बन जाएगा, नया डिवाइजर बन जाएगा, और जो पुराना डिवाइजर था बेटा वो आपका बन जाएगा डिविडेंड। आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जाएगा, देखो 3 5 जा 15 होता है वैसे, बट 4 टाइम ही जा पाएगा ये। 40 को ले लो, 4 से 4 4 जा 16, तो ऑलमोस्ट 4 टाइम चले जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, कैरी जाएगा आपका 3, और 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 15। सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा यहाँ से 11 माइनस 4 का, 11 माइनस ये आ जाएगा 7, ठीक है। यहाँ से 4 बचेगा, 4 माइनस 2 करेंगे 2 बच जाएगा, और यहाँ से बचेगा बेटा कितना, 16 माइनस 1 15। 127 में आप डिवाइड कर रहे हैं 381, 1 से आप डिवाइड करो बेटा, देखो ये 3 टाइम प्रॉपरली जा रहा है, 3 टाइम जाएगा, ये आ जाएगा 381, तो रिमाइंडर यहाँ से बच गया 0। क्लियर। तो हमने यहाँ पे डिवाइड मेथड में यही पढ़ा था, लास्ट में जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसका जो डिवाइजर रहेगा वही क्या बनता है, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनता है बेटा। तो यहाँ से HCF बना आपका 127, इसको लिख सकता हूँ 127। तो वो ग्रेटेस्ट नंबर भी कौन सा है बेटा, 127 नंबर ही है, जो इन दोनों को डिवाइड करने पर क्या देगा, एक बार 6 रिमाइंडर देगा, एक बार 5 रिमाइंडर देगा। क्लियर। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट में, in a factory the production rose 4,400 from 40,000 in 2 years time, find the rate of growth per annum। बेटा आपको ये नहीं लगता मतलब कि एक साल में वो जितना बढ़ रहा है उसके बाद दूसरे साल में कितना हो गया, मतलब 2 साल का उसने दे रखा है आपको अमाउंट, अमाउंट बोल सकते हैं, या फिर कितना राइज हुआ बेटा, 40,000 से 48,400 हो गया। अगर मैं यहाँ से रेट परसेंट अगर मैं डायरेक्ट भी करना चाहूँ, या फिर इसको ऐसे देख लो कि सपोज करो एक्स मान के तो नहीं करेंगे बेटा, डायरेक्ट आप यहाँ पे दो, हम क्या करते हैं आपको पता है, ये इसमें क्या हो रहा है, सेम परसेंटेज से वो बढ़ रहा है, सेम परसेंटेज से बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, आपका सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हो रहा है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हो रहा है तो हमें नहीं पता है कि उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, बट ये किसका है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर में ये स्क्वायर की वैल्यू है बेटा। हमारे पास x है, सपोज करो x है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, उसके स्क्वायर की वैल्यू है, क्योंकि 2 टाइम चेंज हुआ है, वो 2 टाइम चेंज हुआ है 2 ईयर्स के लिए, तो ये एक्स स्क्वायर है, बट ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, न्यू वैल्यू क्या है हमारी, अभी जो बनने वाली वैल्यू है 84400, और डिवाइड कर लेंगे बेटा किससे, इसको 40,000 से। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, या फिर इधर से स्क्वायर रूट भी ले लो, डायरेक्ट स्क्वायर रूट ले लो, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ से डिवाइड करने पर ये कितना आता है 22, 22 का स्क्वायर है बेटा 484, और ये आया बेटा 200 का। आप डिवाइड कर लेंगे तो एक्स की वैल्यू आ गई 11/10। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बना, यानी कि 10 की चीज अभी आपके पास न्यू 11 बन गया है, इसका मतलब कितने कितने का चेंज हुआ बेटा, 1 एक्स्ट्रा हुआ है, 1 इंक्रीज हुआ है, किसके बेस के ऊपर, 10 के बेस के ऊपर, इसका मतलब रेट कितना हुआ, यहाँ से हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो 100% से तो ये आ जाएगा 10%। तो क्या है रेट, रेट है बेटा आपका 10%। 10% के रेट पे आपने जब चेंज किया तो उसको क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। आपको इसको एक्स मान के करना है, ऐसे भी कर सकते हो। सबसे सपोज कर लो कि रेट का हमने क्या ले लिया, एक्स रेट ले लिया। मैं दूसरे वाले मेथड से बता देता हूँ, जिसने एक्स से पढ़ रखा होगा वो भी समझ जाएगा। रेट परसेंट को हमने क्या ले लिया बेटा, एक्स परसेंट है। इज इट क्लियर और नॉट। तो आप मेरे को बताओ कि कोई अमाउंट है, सबसे पहले कितना है, अमाउंट नहीं है बेटा, फैक्ट्री में प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन पहले साल में स्टार्टिंग में था कितना, 40,000 था। अब उसमें एक्स परसेंट का चेंज आया है, एक्स परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो एक्स परसेंट इंक्रीज हुआ है तो कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा आपका एक्स परसेंट, 40,000 का एक्स परसेंट निकालेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 + x/100 हो जाएगा बेटा। क्लियर और नॉट। तो यहां से ये हो जाएगा एक्स परसेंट, x/100। दूसरे साल की अगर मैं बात करता हूँ, फिर से एक्स परसेंट का चेंज आ जाएगा, एक्स परसेंट का चेंज होगा तो बेटा वापस से इसमें 1 + x% एडिशन हो जाएगा। तो 400 का 40,000 में 1 + x/100 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बन जाएगा, वापस से 1 + x/100। तो बेसिकली ये 2 टाइम्स आ गया, हमारे पास यही तो दिया है, 1 + x/100 का ये होल स्क्वायर हो गया बेटा, और ये 40,000 था, इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, न्यू वैल्यू कितनी बन रही थी हमारे पास, 48,400। ये 48,400 में उधर 40,000 डिवाइड हो जाएगा 48400, इसमें डिवाइड करेंगे 40000, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे डिवाइड भी कर लो
तो ये आएगा 121 डिवाइडेड बाई 100। स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड से, तो ये आ जाएगा बेटा 11 बाई, तो यहाँ से आ जाएगा 1 + x/100 की वैल्यू क्या आ गई, ये आ जाएगी 1/10। 1/10 इधर जाके x की वैल्यू आपको चाहिए, x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से बेटा 1 जाके उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड, इंक्रीज हो रहा है ना, हाँ हाँ, 1/121, नॉट 121, 121 11/10 आ गया। एक सेकेंड, 1 + x की वैल्यू आ रही है 121 डिवाइडेड बाई 1/100। 100 तो हमारे पास था ही ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा ना 100 + x, और उधर जाके 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो इसको मैं सोल्यूशन कर लेता हूँ। इसकी वैल्यू आ रही थी हमारे पास 11/10, यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 100 + x, और ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, ये जो डिनोमिनेटर वाला था तो ये हो जाएगा 110। 110 बच जाएगा बेटा, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 11/10 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 100/10। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 110 - 100, तो 10% ही यहाँ से। इज इट क्लियर और नॉट? इसका छोटे से सॉल्यूशन में कर सकते थे, आपको सक्सेसिव परसेंटेज बता रखा है। जो भी आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा एक सेम परसेंटेज से बढ़ रहा है तो उसका ट्वाइस थ्राइस, 3 ईयर्स के लिए पूछता तो थ्राइस हो जाता, पावर 3 हो जाता, राइट? तो ऐसे ही वो इंक्रीज हो जाता। आप दोनों सॉल्यूशन में से कोई भी प्रेफर कर सकते हो, या फिर एक्स को अगर मैं 40,000 भी ना मानूं, उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं बेटा, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर क्या आएगा, 10% है। क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो वही है, इजी क्वेश्चंस में आता है ये सब। चलो नेक्स्ट में, a copper wire when bent into the form of the square enclose a area if of 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा बिल्कुल इजी टाइप क्वेश्चंस आते हैं, ज्योमेट्री में आते हैं, एरिया एंड पेरीमीटर में आते हैं, बेसिकली ज्योमेट्री में भी नहीं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एक कॉपर वायर है बेटा, कॉपर वायर ने बेंड किया है किसके अंदर, एक स्क्वायर के अंदर बेंड कर रखा है। इसका मतलब कॉपर वायर कहाँ कहाँ पे लगा होगा, इसमें बेंड जब किया है तो बेटा ये इसका पेरीमीटर के, ये जो कंप्लीट पेरीमीटर है यही इसकी लेंथ बनेगी। लेंथ ऑफ द वायर क्या बनेगा, लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या दे रखा है बेटा, एरिया दे रखा है। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। साइड स्क्वायर क्या है, साइड स्क्वायर दे रखा है आपको बेटा 484। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। यहाँ पे बताओ 484 अभी अभी हमने किया था, किसका स्क्वायर होता है बेटा, 22 का स्क्वायर होता है। तो साइड की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 22। अब मेरे को बता दो पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, ये होता है 4 इंटू साइड। तो आपका लेंथ जो हो गया बेटा, लेंथ ऑफ वायर, जस्ट वेट ए सेकेंड, तो लेंथ ऑफ वायर बिकम्स 22 मल्टीप्लाई 4, ये हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। अब क्या हुआ उसने, अब उसने बोला है इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द सर्कल। बेटा वायर को किसमें बेंट किया है, सर्कल के अंदर बेंट किया है, तो सर्कल का पेरीमीटर के बराबर होगा। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है, 88 है। यहाँ से रेडियस की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 82। ये 22 टू जा 44, 44 को डिवाइड करेंगे 88 में तो 2 से डिवाइड हो गया। 7 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 14 सेंटीमीटर। आपसे आर की वैल्यू नहीं पूछा, आपसे पूछा है पाई आर स्क्वायर, यानी कि आपको एरिया पूछे। एरिया हो जाएगा बेटा कितना, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7, आर की वैल्यू है 14 इंटू 14, 7 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम, यहाँ से आएगा 44 इंटू 14, 14 4 जा कितना हो जाएगा 56, और 56 में आप 5 ऐड करेंगे 61। सो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कितना हो रहा है बेटा, उसका एरिया कितना है, एरिया ऑफ द सर्कल इज 616 सेंटीमीटर। क्वेश्चन इजी है, नोट, बस आपको क्या करना है, इसमें कैलकुलेशन भी है और थोड़ा सा लेंथी चला जाएगा, 2-3 बार आपको फॉर्मूलेस लगाने पड़ेंगे बेटा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ए शॉपकीपर मार्क द कॉस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल आर्टिकल्स। बेटा दोनों आइडेंटिकल आर्टिकल्स हैं, यानी कि जब उसने परचेज किए हैं तो आइडेंटिकल सेम है, तो उनका दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम रहा होगा। अब उसने क्या बोला है, 100% अबोव द कॉस्ट प्राइस। एक को क्या किया उसने, 100% अबोव कर दिया, यानी कि उसका डबल कर दिया।
डबल कर दिया है। एंड अदर दूसरे वाले को 50% अबो द कॉस्ट प्राइस। हमने क्या कर दिया, लेट, छोटा सा सिंपल सी चीजें लेट करेंगे यहाँ पे बेटा, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ जो भी आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स कितना है, 100 रुपीज है। अगर एक 100 रुपये का है फर्स्ट वाले आर्टिकल, ये फर्स्ट आर्टिकल है, ये सेकेंड आर्टिकल है, इसका भी 100 रुपये है। अब इसमें फर्स्ट केस में क्या बोला है, एक को 100% से इंक्रीज किया है, 100% से इंक्रीज किया है, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा बेटा, इसको 100% से इंक्रीज करेंगे यानी कि ट्वाइस कर दो बेटा, तो इसका मार्क प्राइस हो गया 200। इसका कितना 50% से इंक्रीज किया है, तो 100 का 50% होगा बेटा 50, इसका 100% होगा 100, तो यहाँ से 50 ऐड करेंगे तो इसका नया वैल्यू आ गया, मार्क प्राइस कितना आ गया, 150 आ गया। उसके बाद क्या बोला है, इफ ए डिस्टेंस ऑफ 20 सॉरी डिस्काउंट ऑफ 20% इज अलाउड ऑन द ईच ऑफ देम, इसमें भी 20% का लेस हो जाएगा बेटा। अगर डिस्काउंट दिया है 20%, 200 का 20% कैसे होगा, 200, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट, 40 होगा बेटा, तो 40 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 160। यहाँ से आप 20% का डिस्काउंट देंगे, यहाँ से आएगा 30 रुपीज, 30 रुपीज का डिस्काउंट देंगे तो ये बिकेगा बेटा 120 रुपीज में। तो ये आपका आ गया क्या, सेलिंग प्राइस। अगर दोनों आर्टिकल की बात करूं तो दोनों आर्टिकल को परचेज कितने में किया था बेटा, एक आर्टिकल की वैल्यू, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 100 रुपीज, तो टू आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, सीपी, यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, सीपी ऑफ टू आर्टिकल्स, ये हो जाएगा 200 रुपीज। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हो गया बेटा, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स, एक 160 में बिका है बेटा, एक 120 के अंदर बिका है, तो 160 प्लस 120 ये हो जाएगा आपका 280 रुपीज। क्लियर है। अब आपको पता है कॉस्ट प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस दिया बेटा, प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, टोटल प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 80 रुपीज का। बेस बेस किसके ऊपर होता है, सेलिंग कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, तो 200 से डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो 100 से, परसेंटेज का साइन लगा दो, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट, 2 से डिवाइड करेंगे इट विल बी 40%। तो ओवरऑल कितने का हो रहा है बेटा, 40% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज आप निकाल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 40%। क्वेश्चंस इजी टाइप क्वेश्चंस है। चलो नेक्स्ट में आ जाओ। गीता कैन फिनिश a work in 20 days and Meena can also do so in 25 days. They do the work together for the 5 days. After 5 days, Meena withdraw from the work. In how many days will Geeta finish the remaining work? आपको रिमेनिंग वर्क का टाइम पूछा है बेटा। तो इसके लिए मैंने क्या बता रखा है, एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं आप, रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। हम एलसीएम मेथड से करते हैं। गीता गीता के लिए बेटा टाइमिंग कितनी है, ये टाइम की अगर मैं बात करता हूँ, टाइम टाइम कितना है, 20 डेज में अकेले काम कर रही है। सेम इसी तरीके से मीना कितना टाइम ले रही है, मीना ले रही है 25 डेज का टाइम। इनका अगर टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या बताया था बेटा, एलसीएम ले लिया करो 20 एंड 25 का। तो एलसीएम ऑफ 20 एंड 25, यही क्या होगा आपका टोटल वर्क होगा। तो टोटल वर्क निकालेंगे तो यहाँ से आएगा 100 यूनिट, तो 100 यूनिट उसका टोटल वर्क है, ये आ गया टोटल वर्क। ठीक है। अब एफिशिएंसी बताओ, एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन टाइम। वर्क आया बेटा 100, 20 उसके डेज लग रहे हैं, टाइम लग रहा है, तो एफिशिएंसी कितना आ गई गीता की, गीता की एफिशिएंसी आ जाएगी 5। मीना के लिए अगर एफिशिएंसी निकालूंगा तो ये 25 से 100 में डिवाइड करेंगे, जाएगा 4 टाइम। एफिशिएंसी क्या कहती है, एफिशिएंसी का मीनिंग यही है कि बेटा एक दिन में गीता कितना यूनिट काम करती है, तो गीता एक दिन में 5 यूनिट काम करती है, मीना 4 यूनिट काम कर रही है। अब दोनों साथ में काम करेंगे तो इन दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बेटा, एफिशिएंसी ऑफ गीता प्लस मीना, ये हो जाएगा 9 यूनिट, यानी कि एक दिन में 9 यूनिट काम कर लेंगे। अब उन्होंने दोनों ने साथ में कितने दिन तक काम किया है, 5 डेज तक। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा वर्क डन बाई गीता एंड, इसमें कौन है, मीना, टुगेदर इन 5 डेज। ये कितना हो जाएगा बेटा, 9 × 5, 45 यूनिट उन्होंने काम कर लिया है। क्लियर। अब लेफ्ट या रिमेनिंग वर्क कितना बचा बेटा, रिमेनिंग वर्क आपके पास बच गया है, यहाँ से 100 था टोटल वर्क, उसमें से 45 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 55 का 100 बच गया बेटा।
अब मेरे को ये बताओ, टाइम पूछा है उसने, टाइम निकालना है किसमें, जब मीना काम कर रही है सिर्फ अकेले, कौन कर रही है बाद में? अच्छा, गीता ने फिनिश किया है ना, तो गीता का टाइमिंग कितना आएगा बेटा? गीता का जो टाइम होगा वो होगा वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना बचा है बेटा? 55। और इसके अंदर उसको कितना एफिशिएंसी कितनी है बेटा? एफिशिएंसी हो जाएगा आपका 5। 5 की एफिशिएंसी से वो काम कर रही है। जब आप 5 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 11 यूनिट। गीता कितने दिन में काम करेगी बेटा? जो रिमेनिंग वर्क है वो 11 डेज में काम करेगी। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जिसने वर्क एंड टाइम अच्छे से पढ़ा है, इजी। और सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ऐसा क्वेश्चन था सेम। चलो नेक्स्ट में आ जाओ। हाउ मेनी 6 cubes can be cut from the cuboid measuring 36 मीटर, 15 मीटर एंड 8 मीटर? अब देखो इसमें ना ट्रिकी क्वेश्चन है ये। ट्रिकी क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन करने का है ही नहीं। ये थोड़ा सा माइंड आईक्यू बेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा था आपसे बस। अब किसी ने तो ऐसे ये वो मेल्ट वाली चीज लगा दी होगी। मेल्ट वाली इन द सेंस कि पहले आप यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है तो इसका जो टोटल मटेरियल होगा वो 6 क्यूब के टोटल मटेरियल के बराबर होना चाहिए। बट बेटा इसमें ऐसा नहीं है। अगर इसने बोला होता कि मेल्ट करके करके फॉर्म किया है, तब तो हम क्या करते हैं कि पहले एक क्यूब का आपका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, और जो आपके पास क्यूबॉइड है इसका वॉल्यूम निकाल के रखे हैं, तो इसमें डिवाइड कर देते हैं, तो टोटल हमारे पास क्यूब्स आ जाते हैं। बट इसने बोला कि कितना कट कर सकते हो, तो कट कर सकते हैं। तो बेटा इसके लिए क्या है, मैं एक बार आपको फिगर बना देता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमारे पास एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है, तो मैं इसको ऐसे बनाता हूँ क्यूबॉइड। ये हमारे पास एक क्यूबॉइड है, जिसकी आपको लेंथ दे रखी है कितनी है बेटा? 36 मीटर। ब्रेथ है कितनी? 15 मीटर। तो ये 15 मीटर का ब्रेथ हो गया। एंड हाइट कितनी है बेटा? हाइट है आपके पास 8 मीटर। अब आप मेरे को बताओ, आपको क्या करना है? कट करना है बेटा 6 मीटर के, 6 मीटर के क्यूब्स कट करना है। 6 मीटर के क्यूब कट करना है, इसका मतलब उसकी 6 मीटर हाइट होनी चाहिए, 6 मीटर ही लेंथ होनी चाहिए, एंड 6 मीटर ही क्या होनी चाहिए? ब्रेथ होनी चाहिए। आप मेरे को बताओ 36 इस वाली लेंथ के अंदर कितने कट कर सकते हैं हम? 6 कट कर सकते हैं। तो मैं एक बार सपोज करो यहाँ पे 6 बना देता हूँ, इसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। 3, 4, 5। यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर लेता हूँ, एक सेकेंड के लिए सिर्फ इसको देखना, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक पार्ट ये हो गया, ये सिर्फ फ्रंट से देखना, फ्रंट व्यू है। 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 एंड 6 पार्ट। क्लियर है? अब ये तो हमने 6 पार्ट इसकी क्या कर ली? लेंथ ले ली बस। और उसके बाद हमें क्या लेना है बेटा? ब्रेथ भी लेना है। ब्रेथ लेना है, ब्रेथ लेना है, तो यहाँ पे इस साइड में ब्रेथ है। यहाँ पे कितना लगा? ये 15 मीटर है बेटा। 15 मीटर में है तो इसमें कितने कट कर सकते हैं हम? 15 मीटर में सिर्फ 2 ही कट कर सकते हैं। 6 मीटर के 2 कट हो जाएंगे बेटा। एक तो 18 मीटर का हो जाएगा अगर 3 कट करेंगे तो। 18 मीटर का तो ये पूरा ही नहीं है, तो हम यहाँ से 2 टाइम हम कट कर सकते हैं 6 मीटर, 6 मीटर। तो ये हो जाएगा एक 6 मीटर, एक यहाँ से 6 मीटर। दो हमारे पास कट गए। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ले लेता हूँ सीधा, ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है? और ये भी थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। जस्ट वेट ए सेकेंड, ठीक है? क्लियर है? तो आप यहाँ से दो ही फॉर्म कर सकते हैं बेटा। ओके, ये तो था ही। ओके, अब मेरे को बताओ हाइट में, हाइट की अगर मैं बात करता हूँ 8 मीटर है बेटा, तो 1 मीटर में 6 मीटर की हाइट चाहिए हमें। 6 मीटर की चाहिए, तो एक ही हाइट में मतलब एक ही हम कट कर सकते हैं बेटा। हाइट में कितना होगा? सिर्फ एक ही कट होगा। इसका मतलब वो कुछ ऐसा बनेगा बेटा, क्यूब। वैसे तो ये दिख नहीं रहा है, दिखने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, बट कितने क्यूब्स कट हुए? अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ तो क्यूब्स के अंदर कितने कट हो गए बेटा? 2 इधर से हो जाएंगे आपके, 2 इस साइड से हुए, एक एक इस साइड से हुआ। इसका मतलब कितना हो गए? 6 फ्रंट में है और 2 इस साइड में है। इसकी लेंथ क्या होगी बेटा? 6 मल्टीप्लाई इधर से हुआ 2, 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा इंटू 2। और इसमें हाइट में कितना बन रहा है बेटा? 1 बन रहा है। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 2, 6 मल्टीप्लाई 2, आपके 12 क्यूब्स कट कर सकते हो आप।
सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 12 क्यूब्स। आप 2 क्यूब्स ऊपर में साइड में ये आप ब्रेथ में कट कर सकते हैं, 2 और 6 आप फ्रंट से कर सकते हैं बेटा, और हाइट उसका सिर्फ एक ही ले सकते हैं, 1 यूनिट, 1 टाइम तक। तो 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये आपका वॉल्यूम नहीं है, ये टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स है कि उसमें कितने क्यूब्स कट कर सकते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, अगर किसी ने वही उस तरीके से किया होगा, थोड़ा सा अगर आप लगा रहे हो आईक्यू लगा रहे हो, उसमें कटिंग उसमें वैसे दिया हुआ है, कट को अगर समझ गए तो समझ गया, तो इसमें थोड़ा सा मॉडरेट टाइप बोल सकते हैं क्वेश्चन, बट मॉडरेट टू हाई आपका ये बोल सकते हैं, मॉडरेट तो है ही बेटा, चलो मॉडरेट में ही रखते हैं इसको, टफ भी बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत टफ है वो। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ। हाउ मेनी साइड्स ए पॉलीगन हैज इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 20 राइट एंगल्स? 20 राइट एंगल्स मतलब भाई 20 इंटू 90, ये दे रखा है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। इसकी वैल्यू रख लो, 90 से आप डिवाइड करेंगे जाएगा 2 टाइम, 2 से इसको डिवाइड करेंगे जाएगा 10 टाइम। ये n की वैल्यू निकालेंगे तो n-2 है बेटा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 + 2, तो वो क्या हो गया बेटा 12। कितने साइड्स होनी चाहिए? 12 साइड्स होनी चाहिए। तो वो पॉलीगन कैसे है बेटा? 12 साइड्स का पॉलीगन। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ, ये तो इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट में आ जाओ। ऑन सेलिंग 30 एप्पल्स एट द रेट ऑफ 3 for 10, बेटा 10 रुपए के कितने एप्पल्स खरीद रहा है वो? 3 एप्पल्स खरीद रहे हैं, राइट? अच्छा सेलिंग है, सेलिंग प्राइस है ना, तो यहाँ पे आर्टिकल्स है, ये कितना रुपए? रुपीस। तो 300 रुपीज में कितना खरीदा होगा उसने? 300 रुपीज में बेटा ये इसका कितना टाइम है? 30 टाइम्स है, 30 टाइम। जस्ट वेट ए सेकेंड, इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं। आपको रुपीस दे रखा है बेटा 3 आर्टिकल्स को, यहाँ पे आपको दे रखा है सीधा सीधा 3 आर्टिकल का जो प्राइस है, या 3 एप्पल्स का सेलिंग प्राइस है बेटा, वो कितना है? वो आपके पास है 10 रुपीज। आपके पास कितने एप्पल्स है टोटल सेल करने के लिए? 300 एप्पल्स है, तो 300 एप्पल्स का अगर मैं बात करता हूँ सेलिंग प्राइस, ये हो जाएगा बेटा कितना टाइम है? ये 100 टाइम है, तो 1000 हो गया इसका। क्लियर और नोट? अब आपसे पूछा है प्रखर गेंड 400 रुपीज, कितना रुपए मिलता है बेटा गेन? ये आपके पास आ गया सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस कितना है आपके पास? 1000 रुपीज। गेन या प्रॉफिट कितना है बेटा? प्रॉफिट इसके ऊपर हो रहा है कितना? 400 रुपीज का। तो आप मेरे को बता सकते हैं सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा? सेलिंग प्राइस तो है, कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा बेटा? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट करेंगे 1000 माइनस 400, वैल्यू आ जाएगी 600। 600 आपकी वैल्यू है। अब आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालना चाहते हो, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज होता है बेटा प्रॉफिट है हमारे पास 400 का, और बेस क्या है? बेस है सीपी, सीपी कितना होता है बेटा? 600 है यहाँ पे, इंटू 100%, ये आ जाएगा बेटा 2/3। और 2/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 66 2/3%, या 66.2666%। इज इट क्लियर? तो आप इसको 66 2/3% भी लिख सकते हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज आएगा 66 2/3%। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट वाले में। अच्छा ये वाला सेम क्वेश्चन उठा के दिया है, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी यही आया था। आपको क्या बोला है? ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ द 4 पर्सन। फैमिली में कौन कौन से हैं? 4 पर्सन है बेटा। यहाँ पे अगर मैं इनकम की बात करूंगा, if Vijay's scholarship is double, the total income of the family will increase by 5%. Instead of mother's salary is doubled, family income is increased by 15%. And if the father's salary is doubled, the family's income will grow by the 25%. So what percentage will the family income grow if the grandpa pension is doubled? बेटा आप मेरे को बताओ, यहाँ पे फैमिली में टोटल इनकम कितनी है? टोटल इनकम को मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, किसके बराबर होगी इनकम? विजया के इनकम के बराबर, प्लस उनकी मदर के इनकम के बराबर, प्लस उनके फादर, प्लस उनके ग्रैंडफादर। बेटा इनकी इनकम्स के बराबर है। अब उसने जो सेकंड वाले में बोला है कि उसकी जो इनकम है 5% से इंक्रीज हो जाती है बेटा, जब विजया की स्कॉलरशिप को डबल किया है। तो विजय की स्कॉलरशिप को हमने वी से लेट किया था, तो ये हो जाएगा 2V। जब वी 2V है बेटा, तो यहाँ पे इनकम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.05%, या इसको ऐसे बोल सकते हैं 105% बेटा।
105% ऑफ इनकम। 100% होता है बेटा कोई भी खुद का, तो 5% इंक्रीज हुआ तो 105% हो जाएगा। 105% ऑफ इनकम हो गया। यहाँ पे बेटा उनकी मदर का तो सेम ही है, मदर फादर ग्रैंडफादर की जो पेंशन है वो सब सेम है, उनके इनकम्स। सेकंड में बोला है यहाँ पे, हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन हुई, ये सेकंड इक्वेशन हुई। थर्ड इक्वेशन कैसे बनेगी? उसने बोला है कि मदर की इनकम डबल हो जाती है। मदर की इनकम डबल हो जाती है तो जो टोटल इनकम है वो 15% से इंक्रीज हो जाएगी। तो ये 115% इनकम होगी बेटा। किन के बेसिस के ऊपर? जब उनकी मदर को, यहाँ पे वी तो सेम ही है बेटा, उसकी स्कॉलरशिप सेम है विजया की, उनकी मदर की इनकम ट्वाइस हो गई, एंड फादर एंड ग्रैंडफादर की भी पहले जितनी है कांस्टेंट है। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। फोर्थ में क्या बोला है? उनके जब फादर की सैलरी डबल होती है तो ये 25% से बढ़ जाता है, तो 125% की जो इनकम है बेटा वो किसके बराबर होगी? विजया की तो सेम ही है, उनकी मदर की भी सेम ही है। अब यहाँ से फादर की डबल हो गया, फादर का हो जाएगा 2F प्लस ग्रैंडफादर की पेंशन। ये हमारे पास आ गया फोर्थ इक्वेशन। अब यहां से देखो डायरेक्ट डायरेक्ट दिख रहा है। आप सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो। अगर हम इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखो 2v से v सब्ट्रैक्ट होगा तो बेटा क्या आएगा? v आ जाएगा। प्लस m से m सब्ट्रैक्ट होके 0, f से f सब्ट्रैक्ट होके 0, gf से gf सब्ट्रैक्ट होके 0। तो विजया की जो, अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करता हूँ वो किसके बराबर है बेटा? 105 में से 100% को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 5% ऑफ इनकम के बराबर आ जाएगी यहाँ से। सेम इसी तरीके से अगर मैं इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं तो यहां से क्या आएगा? थर्ड में से बेटा मदर की जो इनकम है वो ट्वाइस है बेटा, इधर सिंगल है तो यहाँ पे जो मदर की वैल्यू आएगी, मदर का जो इनकम है वो 115 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 15% ऑफ द इनकम। सेम अगर मैं फादर की इनकम की बात करूं, जो इक्वेशन हम अगर बात करते हैं फोर्थ में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, फोर्थ में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो तो यहां से आ जाएगा बेटा फादर का इनकम कितना हो जाएगा? 25% इंक्रीज हो रहा है तो 25% ऑफ द इनकम। अब 100% टोटल इनकम है, इसको पुट कर लो फर्स्ट वाली इक्वेशन में। इन तीनों वैल्यूज को पुट करेंगे तो इनकम क्या हो गया बेटा? इनकम इज इक्वल टू, या फिर 100% इनकम इज इक्वल टू किसके बराबर है? बेटा अगर वी की वैल्यू में रखूंगा, विजय की स्कॉलरशिप कितनी है? 5% ऑफ इनकम, प्लस मदर की इनकम है बेटा 15% ऑफ इनकम, प्लस आपका उनके फादर की जो इनकम है वो 25% ऑफ इनकम है, एंड उनके ग्रैंडफादर की पेंशन हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो इन सब का अगर मैं एडिशन करता हूँ तो ये आता है 45% ऑफ इनकम उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो ये बचेगा 55% ऑफ इनकम। ग्रैंडफादर का जो पेंशन है वो कितना है बेटा? टोटल इनकम का 55% है। तो अगर आप इसको ट्वाइस करेंगे, अगर इसको ट्वाइस करते हैं फादर की इनकम ग्रैंडफादर की पेंशन को, तो वो 115% हो जाएगा इंक्रीज। तो बेसिकली जब ग्रैंडफादर की इनकम को इंक्रीज करेंगे या फिर पेंशन को डबल करेंगे बेटा, तो जो इंक्रीज होगा परसेंटेज में इंक्रीज होगा आपका इनकम में, टोटल इनकम भी कितने से बढ़ जाएगी बेटा? 55% से इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उनका क्या है? टोटल इनकम का 55% है। इज इट क्लियर और नॉट? तो ऐसा सेम क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले भी किया है, ये लास्ट लास्ट ईयर, बस वहां पे विजया की जगह दूसरा नाम डाल दिया था बेटा, बस सिर्फ विजया को चेंज किया, बाकी सब चीजें सेम है। तो जिसने किया है उनके लिए तो ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, जिसने नहीं किया तो उसके लिए थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि हमें 3-4 इक्वेशंस बनानी पड़ेगी बेटा। चलो अगले वाले क्वेश्चन में आओ। निहायत ही ईजी क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा? 268 मल्टीप्लाई 74 इज इक्वल टू, आपको दे रखा है 19832। आपको आपसे पूछा है 2.68 मल्टीप्लाई 0.74। आप बताओ 2.68 कैसे बना सकते हो आप? इससे 2.68 बनाने के लिए क्या करूं मैं? 100 से डिवाइड करूंगा। और 7.4 बनाने के लिए, 7.4 नहीं 0.74 बनाना है बेटा, 0.74 बनाने के लिए इसको भी 100 से डिवाइड कर लेंगे। तो हमने टोटल को कितने से डिवाइड किया? बेसिकली 100 से इधर, 100 से इधर, पूरे को 10,000 से डिवाइड कर लिया। तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी बेटा? 19832 में आप 10,000 से डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने पर 4 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा तो यहाँ से आएगा 1.9832। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन था सर। अगले वाले में आ जाओ। सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज एक्स एस इफ द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज
increase by 10%, middle is increased by double, and the largest integer is reduced by 20%. Now s plus 22, जो सम है बेटा s plus 22 हो गया. आपसे पूछा है ओरिजिनल नंबर एंड द वॉल ऑफ द s, वैल्यूज ऑफ द s. तो हम यहां से लेट कर लेते हैं. चलो लेट द इनकम, या फिर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बारे में बात कर लेते हैं बेटा. जब इंटीजर्स आर, हमने स्टार्टिंग का अगर x माना है बेटा, तो सेकंड वाला अपने आप x प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में डिफरेंस कितना होता है बेटा, वन का. तो ये x प्लस वन है, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा वाला हो जाएगा x प्लस टू. उसने बोला है कि x फर्स्ट वाले में, सबसे छोटे वाले में 10% से इंक्रीज किया है. तो पहली बात तो इसका सम देखो, x प्लस वन प्लस x प्लस टू, इसकी वैल्यू दे रखी है आपके पास s. अगर इसका सॉल्यूशन करता हूं तो ये आ जाएगा बेटा x प्लस x 3x, और 1 प्लस टू हो जाएगा 3. तो s की वैल्यू हमारे पास आ गई है यहाँ पे. अगला वाले इक्वेशन में क्या बोला है, जो सबसे छोटा वाला आपका इंटीजर है, उसको क्या कर रहा है, 10% से इंक्रीज किया बेटा. तो इसका 10% से इंक्रीज कर देंगे तो ये 110%, और इसका 110% अगर मैं निकालूंगा तो ये 1.1x हो जाएगा, 1.1x. तो सिंपल सी अगर मैं बात करता हूँ, x में आप क्या कर रहे हैं, 10% का इंक्रीज, तो ये हो जाएगा 1.1x. जब आप x प्लस वन का डबल कर रहे हैं बेटा, इसने बोला मिडिल इंटीजर का डबल हो रहा है, तो डबल करने पर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x प्लस टू, x प्लस वन. उसमें ऐड कर रहे हैं बेटा, ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हाँ रिड्यूस कर रहे हैं, 20%. तो x प्लस टू का रिडक्शन करेंगे, किससे, 20% से रिड्यूस किया बेटा. तो 20% से रिड्यूस करेंगे तो कितना बचेगा, वो 80% ही बचेगा. तो 0.8 ऑफ x प्लस टू. इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए बेटा, s प्लस 22 है उसने दे रखा है. कर लो इसको सॉल्यूशन. 1.1x प्लस ये 2x हो जाएगा प्लस टू, प्लस यहाँ से आएगा 0.8x प्लस 1.6 इज इक्वल टू दे रखा है बेटा s प्लस 22. s की वैल्यू कितनी है, यहाँ से पुट कर लो s की वैल्यू. पहले इनको सम करो, 1.2 प्लस टू हो जाएगा आपका 3.1, और ये हो जाएगा 3.9x, प्लस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बेटा 1.6 है, तो ये आएगा 3.6. इसकी वैल्यू, s की वैल्यू कितनी है बेटा, 3x प्लस 3 प्लस 22. यहाँ से एडिशन करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आएगा 3x प्लस 25. 3x है बेटा, ये 3 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 0.9x, और इधर से ये 3.6 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा बेटा, कितना बचेगा 30, 25 माइनस 4 करेंगे 21.4 बच जाएगा. अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू आ गई बेटा 21.4 डिवाइडेड बाई 0.9. आप 9 से डिवाइड करेंगे, ये इंटीजर वैल्यू बनेगा ही नहीं. इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन, मतलब ऐसा कोई नंबर है ही नहीं बेटा पॉसिबल जो आप निकाल सकते हैं. ओरिजिनल वो नंबर कोई नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी. 9 से आप डिवाइड करेंगे, 9 टू जा 18, 9 टू जा 18 आएगा बेटा, और ये जाएगा कितने टाइम, 3 टाइम. 3 आपका यहाँ से रिमेनिंग बचेगा, और यहाँ से 9 का अगर हम डिवाइड करते हैं इसमें, 9 3 जा 27 बचेगा बेटा, यहाँ से कितना 7, और ये ऑलमोस्ट 7 टाइम चले जाएगा. तो जो x की वैल्यू आ रही है, ये आ रही है अप्रोक्सीमेटली 23.7. इज इट क्लियर और नॉट. यानी कि ऐसा कोई भी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है. ओरिजिनल अगर इंटीजर की वैल्यू पूछेगा तो ऐसे कोई इंटीजर्स बेटा पॉसिबल ही नहीं है. इज इट क्लियर और नॉट, जो ये नंबर्स को बताएंगे. अगर हमें अप्रोक्सीमेशन वैल्यू पूछेगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछेगा, तो x की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी आ जाएगी बेटा, अप्रोक्सीमेट 24 आ जाएगी. तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज बता सकते हैं सिर्फ कि 24, 25 एंड 26 वो वैल्यूज होगी. बट इसका कोई एग्जैक्ट आंसर बोलेगा तो इसका कोई एग्जैक्ट, यानी कि ये क्वेश्चन ही मेरे को मतलब कि गलत है. इसमें मतलब कोई आ ही नहीं रहा है एक्स की वैल्यू, यानी कि आपको कोई इंटीजर मिलेगा ही नहीं बेटा. इज इट क्लियर. तो इस वाले क्वेश्चन में हाँ थोड़ा सा इसमें हार्ड क्वेश्चन ये इसलिए बन जाता है, देखो हार्ड क्वेश्चन ये इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें डायरेक्ट आपको लास्ट में दिखेगा ही नहीं कि कोई इंटीजर दिख रहा है. इसका सॉल्यूशन करना इजी है, सॉल्यूशन अगर करेंगे तो वो इजी है, बट आपको लास्ट में वो क्या दिखेगा, वो आपको एक फ्रैक्शन में नंबर दिखेगा, या फिर आपको एक डेसिमल में नंबर दिखेगा. तो आपको ये कंफ्यूजन जरूर होगा उसमें जाते ही कि ये तो इंटीजर आना चाहिए, क्योंकि उसने इंटीजर वैल्यूज पूछी है. तो ये इसलिए थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन बन जाता है. क्लियर. और थोड़ा सा ये गलत क्वेश्चन भी है, मैं बोलूंगा इसको गलत क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा कोई नंबर बन ही नहीं पाएगा, तो ये क्वेश्चन गलत है. इज इट क्लियर. चलो अगले वाले क्वेश्चन में देखो. इसने बोला है सरफेस एरिया ऑफ द थ्री फेसेस ऑफ ए क्यूब
20 स्क्वायर मीटर। देखो आपको 3 फेसेस है, एक तो 20 मीटर स्क्वायर दे रखा है, एक दे रखा है बेटा 32 मीटर स्क्वायर, एक दे रखा है आपके पास 40 मीटर स्क्वायर। अब ये क्या क्या हो सकते हैं बेटा, एक इसमें लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ हो सकता है, एक ब्रेथ इंटू हाइट हो सकता है, एक आपका हाइट इंटू लेंथ हो सकता है। तो आप इसमें देखो डायरेक्ट आप फैक्टराइजेशन कर लो, या तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट इंटू लेंथ से कर लो। आप यहाँ से फैक्टराइजेशन करो, यहाँ पे एक आएगा 5 इंटू 4। क्लियर। इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो एक आपका बन जाएगा 4 से अगर मैं लेता हूँ तो यह आ जाएगा 4 इंटू 8, और एक यहाँ से अगर मैं बात करूंगा तो यह आ जाएगा 8 इंटू 5। ये इसके फैक्टर्स बन गए। तो आपको कुछ दिख रहा है, देखो एल इसके अंदर भी है, एल इसके अंदर भी है, तो एल की वैल्यू 5 कॉमन है, तो यहाँ से लेंथ कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 मीटर का लेंथ आ गया। ब्रेथ कितना आ गया, ब्रेथ बेटा यहाँ पे भी ब्रेथ है, यहाँ पे भी ब्रेथ है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो ब्रेथ आ गया 4 मीटर। हाइट की अगर मैं बात करूंगा तो हाइट कितना हो गया, बचा हुआ है हाइट ये बेटा 8 मीटर का हाइट। अब आपसे क्या पूछे, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहां से आप निकालेंगे बेटा, ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 8, और ये आ जाएगा बेटा आपका कितना 420, और ये हो जाएगा आपका 20, हाँ 20 को आप 160 आ जाएगा, 160 मीटर। एक तो तरीका हुआ ये कि आप हिट एंड ट्रायल से, हिट एंड ट्रायल क्या उसके फैक्टराइजेशन से आप कर सकते हैं, बट आप एक चीज दूसरे वाले तरीका ये भी लगा सकते हैं। आपको क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है बेटा, एक आपको दे रखा है लेंथ इंटू ब्रेथ, दूसरा दे रखा है ब्रेथ इंटू हाइट, एक दे रखा है आपको हाइट इंटू लेंथ। अगर मैं इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तीनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। और ये क्या है, ये बेसिकली इज नथिंग बट द वॉल्यूम स्क्वायर। अब वॉल्यूम स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो तीनों को, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 20 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 40, स्क्वायर रूट ले लो, दोनों साइड से स्क्वायर रूट ले लो। देखो दो जीरोस है, स्क्वायर रूट ले लो, यहाँ पे डायरेक्ट मैं फैक्टराइजेशन से करता हूँ। इधर देखो ये एक जीरो है, एक जीरो है, दो जीरो का बेटा 100 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट आएगा 10, 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, और 32 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 64, 64 का स्क्वायर रूट आएगा 8। तो यहाँ से वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम आ जाएगा बेटा 160 मीटर। तो किसी भी तरीके से कर सकते हो आप इसको, इस तरीके से भी कर सकते हो, आपके लेंथ इंटू ब्रेथ, इनके एरियाज को बेटा मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या बनता है, वॉल्यूम का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 160 मीटर स्क्वायर। बेस्ट क्वेश्चन है ये, मतलब इस वाले, मतलब आपका फर्स्ट वाला सेक्शन है उसका सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है। और सेम क्वेश्चन आपको क्या दिया था बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, उसमें बस आपको क्या दे रखा था, देखो उस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में क्या है, उसमें ये मिला दिए था आपको, ऐसे मिला रखा था। इसमें बस ये इसने क्या कर दिया है, थोड़ा सा मिलाया नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वहां पे आपको ये ऐसा कुछ 36, यहाँ पे एक 31 दे रखा था, एक आपको कुछ मतलब अलग अलग वैल्यूज दे रखी थी, और आपको पूछा था कि इसका वैल्यू बताओ, एक्स का वैल्यू बताओ, वाई का वैल्यू बताओ, जेड का वैल्यू बताओ। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करना है देखो ध्यान से पढ़ेंगे। सेम हमें वो ट्राइंगल्स ढूंढने, यहाँ पे ए बी सी डी ई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, राइट। चलो मैं एक बार इसको बना देता हूँ। अगर मैं पहले बात कर लेता हूँ चलो ट्राइंगल के बारे में। ये देखो एक ट्राइंगल फाइंड आउट करते हैं इसमें। मैं एक सेकेंड रुक जाओ, इसको अच्छे से बना देता हूँ। अगर मेरे को इस ट्राइंगल के अंदर सब चीजें फाइंड आउट करनी है बेटा, इज इट क्लियर और नॉट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे मिला देता हूँ, एक इधर मिला है ये सीधा, एक इधर मिला दिया बेटा, ठीक है। और इसको मैं ऐसे मिला देता हूँ, कंप्लीटली ये ऐसे मिल जाएगा। क्लियर। तो अगर इस पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूँ, पी मान लेता हूँ बेटा, तो आपको ये वाला एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल क्या होगा बेटा, एंगल बी पी ए। क्या है एंगल बी पी ए, ये ट्राइंगल पी बी डी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एंगल बी प्लस एंगल डी से। क्यों होता है बेटा, रीजन एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या क्या कहती है बेटा, एक ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा। तो इसके इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, बी एंड डी। तो बी एंड डी किसके बराबर हो गया बेटा, बी पी ए के बराबर हो गया, बी पी ए, यानी कि इस वाले एंगल के बराबर हो गया।
ठीक है। अगर सेम इसी तरीके से, अगर मैं इसी तरीके से अगर दूसरे वाले ट्राइंगल को ले लेता हूँ बेटा, एक सेकेंड के लिए इसको, हमारे पास एक एंगल आ गया, अब ये दूसरा वाला एंगल ले लेते हैं। ये हमने एक बार ये ट्राइंगल ले लिया था, राइट। अब देखो ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ई, और इस वाले पॉइंट को मैं बोल देता हूँ क्यू। तो यहाँ पे आपका ट्राइंगल, फ्रॉम ट्राइंगल, ये लिख लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल, क्या था बेटा वो, ये था आपका पी डी बी, पी डी बी, पी बी डी कुछ भी बोल दो बेटा। और ये है बेटा ट्राइंगल, फ्रॉम ट्राइंगल आपका हो जाएगा ई सी क्यू। ई सी क्यू से क्या होगा, जो एंगल ए क्यू पी है बेटा, ये किसके बराबर होगा, ये एंगल ई प्लस एंगल सी के बराबर होगा। क्यों होगा, वही एक्सटीरियर एंगल थ्योरम सेम। तो अब यहां से आपके वैल्यूज आ जाएंगी। ये वैल्यू कितनी है भाई, ये क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब मैं लिख देता हूं फ्रॉम ट्राइंगल ए पी क्यू। आपको पता है एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है बेटा, 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू की वैल्यू 180 डिग्री होगी बेटा। और हमने अभी अभी निकाला ए एंगल पी की वैल्यू क्या है, एंगल बी प्लस एंगल डी। तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी, प्लस ये क्या है बेटा, एंगल सी प्लस एंगल ई, एंगल सी प्लस एंगल, इसकी वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री। और यही आपको पूछा है, एंगल ए बी सी डी ई की वैल्यू कितनी होगी बेटा, तो 180 डिग्री होगी। दिस इज द आंसर। क्लियर है। तो इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको पिछले वाले अगर क्वेश्चंस किया है तब तो ये इजी है बेटा, बट अगर इसको फर्स्ट टाइम जो भी ट्राई कर रहा है उसके लिए ये सबसे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है। तो मैं इसको मॉडरेट टू इजी बोलूंगा, क्योंकि ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। मॉडरेट टू हार्ड भी बोल सकते हैं। मॉडरेट टू हार्ड इसलिए बोलेंगे क्योंकि उसमें पहले वाले में थोड़ा सा अलग से फिगर बना के दे रखा था, इसमें वो पहचानने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको, अदरवाइज तो ये सेम है। ठीक है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में 21 में, 21 बिल्कुल ही ईजी है बेटा, जीपी बन रहा है सीधा सीधा। 2 है, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, ऐसे चल रहा है कहाँ तक, 10 तक। 2 2 स्क्वायर, आप इसमें सब में एडिशन कर रहे हैं, प्लस 2 टू द पावर 3 प्लस 2 टू द पावर 4 प्लस ऐसे चल रहा है कहाँ तक, 2 टू द पावर 10 तक। आपको सबको एडिशन करना है। आपको पता है ये जीपी चल रहा है भाई, ये 2 के अंदर इसमें वो क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल की अगर मैं बात करता हूँ, आर की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 है। क्योंकि नेक्स्ट वाले में अगर आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ से 2 आ जाएगा, 2 टाइम ही होते जा रहे हैं बस। 2 का 2 टाइम है, 2 टू द पावर 2, फिर 2 टू द पावर 3 4, इसमें टर्म्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे बेटा 10। फर्स्ट से ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म हो जाएगा यहाँ पे 2। तो जीपी के अंदर सम करना है बेटा, सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू आर टू दावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, ये होता है सम ऑफ जीपी। ठीक है। अब यहां से कर सकते हैं बेटा, ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू है 2, आर की वैल्यू कितनी है बेटा, आर की वैल्यू भी है 2, तो हो जाएगा 2 टू द पावर 10 माइनस वन। और यहाँ से आर की वैल्यू है 2 माइनस वन, तो 2 माइनस वन हो जाएगा बेटा 1। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो एक सेकेंड में इसको ऊपर लिख देता हूँ, या फिर इधर देख लो, इधर कर लेते हैं। तो इसका हो जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा बेटा 2 टू द पावर 10, 2 टू द पावर 10 कितना होता है बेटा, 124 होता है। मैं इसको लिख सकता हूँ 124, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमें 1 और डिवाइड करना है 1 से। तो ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1023, ये हो जाएगा बेटा 2046। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2046। इनका सबका सम करेंगे 2046 आ जाएगा। क्लियर है। ये कॉमन रेशियो आ जाएगा आपका, ये एन की वैल्यू है, ये आपका फर्स्ट टर्म है बेटा, ए की वैल्यू। ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है आपका, इससे आपका डायरेक्ट आ जाएगा। चलो इजी क्वेश्चन है, अगर इसको आपको ज्योमेट्री प्रोग्रेशन आता है तो, नहीं आता है तो हार्ड है। सेकेंड वाले क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन नंबर 22। टू रेगुलर polygons are such that the bit ratio between the number of sides is 1:2. The ratio of the measurement of the interior angle is 3:5. Find the number of sides of each polygon. बेटा अगर
क्या दे रखा है आपको, साइड्स का रेशियो दे रखा है। सपोज कर लेते हैं हम n1 रेशियो कितना है n2। दो आपके पास रेगुलर पॉलीगन है, उनकी साइड्स दे रखी है, एक n1 है उसकी साइड, एक ये n2। यहाँ से हम लिख लेते हैं 1/2 दे रखा है आपको। n1 की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूंगा, ये n2 का, n2 बेटा उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2n1 के बराबर है। तो फर्स्ट वाले रेशियो से हमारे पास n1 n2 की वैल्यू आ गई बेटा, n2 इज इक्वल टू क्या है, 2n1 के बराबर है। चलो नेक्स्ट में करते हैं। अब उसने बोला है सेकंड में इंटीरियर एंगल्स। बेटा ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एक रेगुलर पॉलीगन में ईच इंटीरियर एंगल निकालेंगे, ये होता है बेटा आपका n1 माइनस, अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूं, n-2 इंटू 180 डिग्री। मैं एक बार जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं, डिवाइडेड बाई n। ये n ही है। क्लियर? जस्ट वेट ए सेकेंड। आ जाओ। तो आपको यहाँ पे ये जनरल फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n। क्लियर है? अब इसमें पुट कर लो भाई, दो एंगल्स हैं, दोनों का इंटीरियर एंगल्स, तो अगर फर्स्ट में n1 साइड है तो n1-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n1। और अगर मैं n2 की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो n2 की वैल्यू क्या है बेटा, इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ n2। n2 क्या है आपका 2n1 माइनस 2, और इसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 180 से, और डिवाइड कर लो इसको भी किससे, n2 से। और इसका रेशियो कितना दे रखा है आपके पास, ये रेशियो बन गया 3:5। तो यहाँ से आप सॉल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा 3/5। सॉल्यूशन करो, देखो n2 से ये n2 कैंसिल, n1 से, अच्छा ये 2n1 लिख सकता हूँ मैं इसको, n1 से n1 कैंसिल आउट हो गया, इधर से 180 से 180 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से न्यूमिनेटर में बचा बेटा n1-2, डिनोमिनेटर में बच गया यहाँ पे 2n-2। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ बेटा, ये आ जाएगा n1-1। और मल्टीप्लाई बेटा, ये जो डिनोमिनेटर में 2 था, ऊपर आकर न्यूमिनेटर में क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, इज इक्वल टू आपको दे रखा है 3/5। ये 2 से ये 2 डिवाइड हो गया बेटा, ये 5 इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से आएगा 5n1-10, और ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3n1-3। ये 3 इधर जाके, ये 10 उधर जाके बेटा एडिशन हो जाएगा, और ये 3 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 7 आ गई, और n की वैल्यू आएगी 7/2, विच इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल इसलिए नहीं है कि क्योंकि n की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है बेटा, फ्रैक्शंस में नहीं हो सकती है। आपका नंबर ऑफ साइड कभी फ्रैक्शन में हो सकता है रेगुलर पॉलीगन के लिए। तो इस वाले क्वेश्चन में भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है। इस वाले क्वेश्चन में मिसप्रिंट क्या है, जो ये वैल्यू है 3/5, इट शुड बी 3:4। तो आपका ये क्वेश्चन भी गलत है, जैसे कि हमने वो पहले वाला क्वेश्चन किया था। सेम तरीका है, क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका वही है, जैसा हमें हमें क्वेश्चन बोला है वैसे ही करना है। अगर ये 3:4 बन जाएगा तो वहां से हमारा इजीली सोल्व हो जाएगा। हमारे पास आंसर क्या आएगा, अगर ये 3/4 होगा तो n1-2 डिवाइडेड बाई n1-1 इज इक्वल टू 3/4 होगा। 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n1-3n1 वही आएगा n1, जो हो जाएगा 4 2 8, और यहाँ से आएगा 3। तो n की वैल्यू आएगी बेटा 5। अगर n1 की वैल्यू 5 है तो n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। अगर ये 3 और 4 होगा तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ सकता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन ही गलत है बेटा। इसमें ये जो रेशियो दिया है, ये रेशियो कभी बन ही नहीं सकता है, फॉर्म ही नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी क्या बन जाएगा, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन इसलिए बन जाता है बेटा क्योंकि इसमें डायरेक्ट वही है लास्ट में, ये इसका सॉल्यूशन करना इजी है, बट एट द एंड आपको ये पता लगेगा कि n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, तो कैसा लगेगा, वो हमारे पास बिलीव ही नहीं होगा ना कि ऐसा हो सकता है। कभी भी n की वैल्यू हो ही नहीं सकती है बेटा 7/2। इज इट क्लियर? क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स कभी फ्रैक्शन में होगी, कभी आपने देखा है ऐसा कि आधा ही साइड बना रखा है बेटा किसी फिगर का, रेगुलर पॉलीगन का? नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ। आपको ये 23rd क्वेश्चन में देखो, इन ए सीक्वेंस ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग द प्रीवियस टर्म टू ए नंबर दैट इंक्रीज बाय 2 ईच टाइम। द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 4 एंड द सेकेंड टर्म इज 9। बेटा इस वाले क्वेश्चन में भी थोड़ा सा ये भी हार्ड है, इसको भी आप पार्टली डाल सकते हैं कि ये हार्ड क्वेश्चन है। इसके नंबर, सीक्वेंस का जो नंबर बनाना है ना, नंबर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें। जब आप इसका फॉर्मूला बनाएंगे ना, बस इस चीज में थोड़ा सा जो एल्जेब्रा इसमें लगेगा, उस टाइप का एल्जेब्रा हम जनरली इसमें क्लासेस में ऐसा पढ़ते नहीं है, राइट? तो ये वाला देखो, सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो इजीली तरीके से, तो सब थोड़ा सा टेकल हो जाएगा, होगा उससे।
पढ़ा क्वेश्चन को? इसमें देखो बेसिकली हो क्या रहा है, इन ए सीक्वेंस ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय द एडिंग द प्रीवियस टर्म टू ए नंबर। बेटा वो कोई भी एक नंबर है जिसके अंदर कोई क्या कर रहे हैं आप, हर बार उसको टू से इंक्रीज भी कर रहे हैं और वो नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूंगा, फर्स्ट टर्म क्या है बेटा आपका 4 है, सेकेंड टर्म है बेटा 9। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 5 का। इज इट क्लियर और नॉट? अब जो डिफरेंस यहाँ पे है 5, नेक्स्ट टाइम में क्या हो जाएगा बेटा, ये 2 से इंक्रीज हो जाएगा। इसने बोला है कि हर बार जो नंबर है उसमें 2 से इंक्रीज हो रहा है बेटा प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर नहीं, प्रीवियस जो टर्म है। तो प्रीवियस टर्म के अंदर आप 9 के अंदर क्या करेंगे, ऐड कर रहे हैं। 9 में आप ऐड करेंगे कितना, 5 + 2। तो स्टार्टिंग का जो डिफरेंस आया था बेटा, स्टार्टिंग का डिफरेंस कितना है, 5 है, और इसमें आप हर बार क्या करेंगे, 2 इंक्रीज करते जाएंगे, तो 7 से इंक्रीज करेंगे। तो 9 + 7 आ जाएगा आपके पास कितना, 16। 16 के बाद अब डिफरेंस कितने का आएगा बेटा, ये आएगा 5 + 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 2 टाइम जब इंक्रीज हो रहा है बेटा, तो ये आ जाएगा 5 + 2, 2 2 4 हो जाएगा, तो 9 का डिफरेंस आएगा टोटल। 9 का डिफरेंस आके कितना बन जाएगा, ये 9 हो जाएगा 25। तो इसका फोर्थ टर्म निकाल दिया हमने, कितना है बेटा, 25 है। इस सीरीज का फोर्थ टर्म क्या है, 25 है। बट इसका सीक्वेंस बनाना है आपने। यहाँ पे देखो, इसमें जब डिफरेंस देख रहे हैं ना हमने, जो डिफरेंस देखा है, डिफरेंस किस में चल रहा है, एपी के अंदर चल रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चल रहा है। पहले हमारे पास डिफरेंस था 5 का, फिर उसके बाद था 7 का, उसके बाद है 9 का, और ये 2 से इंक्रीज होते जा रहे हैं बेटा। ऐसे ये कंटिन्यू चलता रहेगा, जहां तक हमें सिक्वेंस को ले जाना है वहां तक जाएगा। तो बेसिकली अगर हम सेकंड वाले क्वेश्चन को बात करते हैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो यहीं पे एंड हो गया, हमारे पास फोर्थ टर्म आ गया कितना, 25। अगर मैं बात करता हूँ उसके सीक्वेंस की, कि कैसे सीक्वेंस बनेगा, तो यहाँ पे 1 सेकंड के लिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ये तो हो ही गया, आप इस चीज को समझ गए होंगे। चलो, अब मैं सेकंड वाले बी वाले पार्ट की इसकी बात कर लेते हैं। बी पार्ट में क्या है, इसमें देखो सबसे पहले आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस ही कितना है बेटा। वो कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा, और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लो। सेकंड वाली टर्म में बेटा आपके पास 9, 9 - 5 करेंगे, कितना आ गया आपके पास, 4 आ गया। 9 - 4 करेंगे, इट इज 4 नॉट 5। तो यहां से आ जाएगा आपका 5। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट वाला जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है बेटा 5। अब नेक्स्ट वाला डिफरेंस क्या कर रहा है बेटा, जब नेक्स्ट वाला जो नंबर निकाल रहे हैं, या फिर हम अगर बात करते हैं सेकंड थर्ड नंबर निकाला हमने, थर्ड नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, हम सेकंड वाले नंबर में ऐड करते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना था हमारा, 5। क्लियर, कॉमन डिफरेंस हमने ऐड कर लिया। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं बेटा, थर्ड जब अब हम टर्म निकालेंगे, थर्ड वाली फोर्थ वाली टर्म निकाला, तो हमने क्या किया बेटा, थर्ड वाले टर्म के अंदर फिर से क्या ऐड किया बेटा, जो भी कॉमन डिफरेंस था, कॉमन डिफरेंस के साथ साथ हम 5 भी ऐड कर रहे हैं ना, D2। इसको मैं 1 सेकेंड के लिए लिखता हूँ, 8 इसमें आ जाएगा A3 प्लस जो आपका कॉमन डिफरेंस था, जैसे पहले 5 का था बेटा, अभी कितना हो जाएगा, 5 + K हो जाएगा। हमने लेट कर लिया, वो जो 2 से डिफरेंस से चेंज हो रहा है, वो किसी भी कोई भी नंबर हो सकता है बेटा, K से चेंज हो रहा है वो, तो ये हो जाएगा 5 + K, इतने से चेंज होगा। अगर मैं सेम इसी चीज को A5 की बात करूंगा, तो ये हो जाएगा आपका A4 + 5 + 2K। इसी टाइप से चलेगा बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? तो आप ये ऐसे ही बोल सकते हैं, A3 = D2 आ जाएगा, यानी कि सेकेंड टर्म हो जाएगा जो कॉमन डिफरेंस है, फिर उसके बाद थर्ड टर्म हो जाएगा, फोर्थ टर्म हो जाएगा, ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। तो जो है फाइनली जो इसका ये बनता है, 1 सेकेंड में अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूंगा A3 को बेटा, तो A3 हो जाएगा आपका ए, पहला वाला था हमारा क्या, 9। A2 की वैल्यू कितनी थी बेटा, 9 थी, 9 + 5 हो जाएगा आपका। अच्छा, इसमें K और ऐड करेंगे, 5 + K होगा ना ये, और ये होगा 5 + 2K, और ये हो जाएगा 5 + 3K। ठीक है, डिफरेंस हमारे पास चेंज हो रहा है। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, A की वैल्यू है 9, तो 9 + K, K की 5 + K आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 14 + K। सेम चीज अगर इसमें करते हैं, तो 14 + K में A3 की वैल्यू होगी 14 + K, इसके अंदर आप 5 ऐड करेंगे प्लस 2K ऐड करेंगे, ये हो जाएगा आपका पास कितना, 14 प्लस, इसमें भी K ही ऐड, नॉट 2K। आपका 5 + K ही तो बन रहा है डिफरेंस, इट विल बी 5 + 2K, राइट। ओके, हाँ सेम, 5 + 2K इज द क्लियर। तो यहाँ पे आ जाएगा 14 + K, 5 + 2K, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 19 + 3K।
तो सेम आपका जो क्या हो रहा है, कॉमन जो डिफरेंस है बेटा, ये कॉमन डिफरेंस ही है डी। डी कितना हो रहा है बेटा, 5 + k के उसमें चल रहा है, यानी कि k टू दी पावर n टू दी एन के का चल रहा है, 5 + n के, 5 + n के, 5 + n के से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है बार 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 बार। जो तो इसका जो कॉमन टर्म बन रहा है, जैसे हम nth टर्म की अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, a⁴n, ये आपका बन जाएगा। देखो हमने स्टार्टिंग का जो फर्स्ट नंबर है a1 तो ऐड किया बेटा, जो भी नंबर आ रहा है, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर रहे हैं बेटा, सम ऑफ कॉमन से समेशन आ जाएगा, जहाँ पे आई की वैल्यू 1 है, और वहां तक लेंगे हम कहाँ तक, n-1 तक। ये क्या चल रहा है बेटा, n-1 ही चल रहा है। फोर्थ टर्म निकाला, थर्ड टर्म में सेकेंड क्या आएगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा i n-1 तक जा रहा है। और क्या चल रहा है बेटा इसमें, ये चल रहा है 5 + n-1 टू द पावर के, या आई टू दी पावर, आई है एन नहीं, i-1 टू दी इंटू के। ये हमारे पास क्या है बेटा, ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपका क्या चल रहा है, कॉमन डिफरेंस का, कॉमन डिफरेंस क्या चल रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चल रहा है, हमें उसका समेशन करना है। समेशन आ गया ये, तो यहाँ पे a टू दी पावर n की जो वैल्यू बनती है, ये बनता है a1, a1 आपके पास क्या है 4, और ये बनेगा बेटा आपके पास 5 × n-1 × 5, और इसके बाद बनता है बेटा प्लस k × n-1 × n-2 डिवाइडेड बाई 2। जो इसका प्रॉपरली सॉल्यूशन आता है वो है ये। तो अब यहाँ से जो ए एन की जो वैल्यू आएगी बेटा, ये आता है 4 + 5 × n-1 प्लस के की वैल्यू तो है ही बेटा यहाँ पे, ये हो जाएगा n-1 × n-2 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा के से मल्टीप्लाई। के क्या है बेटा, अब के ये वही कांस्टेंट है जो आपका इंक्रीज कर रहा है बेटा बार बार, जैसे यहाँ से कितने से इंक्रीज कर रहा था, 2 से इंक्रीज कर रहा है, तो के इज नथिंग बट, कि आप इसके अंदर बोल सकते हैं कांस्टेंट इंक्रीजिंग, जो इंक्रीज कर रहा है बेटा, ये कांस्टेंट है जो इंक्रीज कर रहा है, जितने से इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे वो वैल्यू कितनी है बेटा, के की वैल्यू 2 है, जो कि आपके एग्जाम में इसमें दिया हुआ है। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट इसलिए बन जाता है बेटा, एल्जेब्रिकल इक्वेशंस को बनाना थोड़ा सा, फाइंड आउट करना इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसमें डायरेक्ट चीज़ों को देखना थोड़ा सा, इसमें आपको समेशन लगाना पड़ेगा, ये सब चीज़ें करना पड़ेगा। इज इट क्लियर। तो सेकेंड पार्ट इसका हार्ड है, फर्स्ट पार्ट आपका बिल्कुल ईजी था, तो फर्स्ट पार्ट को तो ईजिली आप कर सकते हैं। ठीक है, 23 वाले क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ, 24। 24 वाले क्वेश्चन को करो। अब जितने भी क्वेश्चन है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा, देयर इज नो इश्यू, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। बस 2 से 3 क्वेश्चन हार्ड रहते हैं इस पूरे एग्जाम में, और बाकी के क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। इन ए क्लास 20 स्टूडेंट्स, द एवरेज स्कोर ऑफ द मैथमेटिक्स टेस्ट इज 75। बेटा 75 इसका स्कोर है, तो सम ऑफ मार्क्स कितना हो जाएगा बेटा, मार्क्स फॉर 20 स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 20 × 75। एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू होता है सम अपॉन नंबर्स, टोटल नंबर्स। अगर आप सम की वैल्यू निकालेंगे तो नंबर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो यहाँ से आपका हो गया एवरेज इंटू नंबर्स, तो एवरेज इंटू नंबर्स करेंगे तो ये आ जाएगा 15, 150 आएगा बेटा 1500। क्लियर है। अब उसने क्या बोला है, व्हेन द टॉप 5 स्कोरर्स आर रिमूव्ड। बेटा जो टॉप 5 स्कोरर्स है, तो अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ सम ऑफ टॉप स्कोरर्स मार्क्स, तो कितना हो रहा है बेटा उनका एवरेज, द एवरेज स्कोर ऑफ द रिमेनिंग 15 स्टूडेंट्स ड्रॉप टू 70। ये हो जाएगा बेटा 5 इंटू उनके मार्क्स, हमें नहीं पता है एवरेज क्या है, एक्स है, सपोज कर लेते हैं। इज इट क्लियर। तो ये सम ऑफ टॉप स्कोरर्स इज 5 इंटू एक्स, उसका एवरेज को हमने एक्स लेट किया, तो बाकी रिमेनिंग का कितना बच जाएगा बेटा, रिमेनिंग स्टूडेंट्स का सम जो होगा, मार्क्स इसको या मार्क्स, ये हो जाएंगे आपके पास 15 स्टूडेंट्स बचे हैं जिनका 70 मार्क्स हो गया है एवरेज, तो ये हो जाएगा 15 7 जा 1050। अब यहाँ से आप डिफरेंस ले लेंगे, अरे बाकी के बचे हुए का क्या आएगा बेटा, इसका टोटल सम 5x किसके बराबर आएगा, 5x आएगा बेटा, टोटल जो आपका स्कोर था उसमें से जो रिमेनिंग वाले स्कोर है उनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 1500 में से आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 1050, सब्ट्रैक्ट करने पर ये आएगा 450। एक्स की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये कितना आ गया 90 वैल्यू। तो कितने मार्क्स थे बेटा, एवरेज मार्क्स कितना था उसका, 90 मार्क्स था एवरेज। इज इट क्लियर और नॉट। बट आपसे एवरेज मार्क्स नहीं पूछा, उसने पूछा है कि
फाइंड द टोटल स्कोर ऑफ द टॉप 5 स्कोरर्स। तो टॉप 5 स्कोरर्स का जो सम है वो कितना आ जाएगा बेटा, 450 आ जाएगा। ठीक है। अब सेकंड वाले में देखो, फाइंड द न्यू एवरेज इफ वन एडिशनल स्टूडेंट्स स्कोरिंग 60 इज आल्सो रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ द 15 स्टूडेंट्स। बेटा पहले 15 स्टूडेंट्स का सम कितना आया था, 1050। अभी इसमें से क्या हुआ, एक स्टूडेंट्स और चले गया जिसका मार्क्स कितना था 16, तो न्यू सम कितना बचेगा इसमें, न्यू सम बचेगा आपका 1050 में से सब्ट्रैक्ट कर लो 60। और न्यू स्टूडेंट्स भी कितने बचेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 15 थे, अभी कितने बच जाएंगे बेटा, 14 बच जाएंगे। तो यहाँ से आपका एवरेज का फॉर्मूला पुट करेंगे, ये आ जाएगा बेटा आपका 990। इसमें डिवाइड कर लो 14 से, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 99, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका 4 टाइम, फिर ये जाएगा 8 टाइम, एक सेकेंड 9 टाइम जाएगा, तो जाएगा बेटा ये 2 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा 4 टू जा 8, बचेगा 19, 19 में जाएगा 9 टाइम 18, और ये जाएगा 5 टाइम, उसमें 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 7 7 जा 70 पॉइंट, ये जाएगा 7 टाइम, ऑलमोस्ट यही आएगा 70.7। तो ये हो गया बेटा एवरेज, जो नया एवरेज आया वो कितना है 70.7 आ गया। इज इट क्लियर और नॉट। जैसे 60 वाला चला गया है तो उसमें क्या हो गया, आपका इंक्रीज भी हो गया थोड़ा। चलो नेक्स्ट वाले में आ जाओ, 24। इस वाले क्वेश्चन की भी बात करेंगे तो ये भी इजी क्वेश्चंस में आएंगे बेटा, एवरेज के डायरेक्ट फॉर्मूले से आपको करना पड़ रहा है। चलो इस वाले क्वेश्चन को देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 माइनस 5, डिनोमिनेटर में ये सब चीजें है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या बताया था, ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है। हमें सबसे लास्ट वाले से जिसको सोल्व कर सकते हैं बेटा उस वाले को सोल्व करते हैं, फिर उसका इनवर्स करते हुए जाते हैं। आप देखो सबसे लास्ट में क्या है, इसको सोल्व करना ईजी है, हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, जो इजी है सोल्व करना तो सबसे नीचे से सोल्व करते हुए जाते हैं हाईएस्ट तक। तो अगर मैं यहाँ से पहले वाले में सोल्व करूंगा 4 माइनस, इसको मैं सोल्व करता हूँ तो 4 टू जा 6, 4 टू जा 8, 8 प्लस 1 हो जाएगा 9/4। अब 9/4 1 बाई है बेटा, तो ये इनवर्स रेसिप्रोकल होके बन जाएगा 4/9, तो यहाँ से आएगा 5/1 प्लस 1/3 प्लस ये हो जाएगा 4/9। वापस से मैं इसको सोल्व कर लूंगा, ये हो जाएगा 9 3 जा 27, 27 प्लस 4 हो जाएगा 31, तो 31/9 आया। वापस से इन्वर्स कर लेंगे तो ये आप बन जाएगा 4 माइनस 5/1 प्लस 9/31। वापस से चेंज करो बेटा, इसको 4 माइनस ये बचेगा अभी 5, और ये डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 31 प्लस 9 हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा बेटा 40, और ये 31 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इधर से डिवाइड करेंगे तो ये 8 टाइम चले जाएगा। अब यहाँ से आ गया 4 माइनस 31/8, इसको सिंप्लीफाई करो, 8 4 जा 32, तो 32 माइनस 31 डिवाइडेड बाई 8। सो वैल्यू फॉर दिस इक्वेशन और द हाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1/8 हो जाएगी, जो अभी आपका ये सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ था। इज इट क्लियर। सो इजी क्वेश्चन है। चलो अगले वाले में आ जाओ, पाई चार्ट दे रखे हैं आपको, राइट। लुक एट द पाई चार्ट बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस बताने बेटा क्या क्या है क्या क्या नहीं है। व्हाट आर द वेरियस एक्सपेंडिचर्स इन अकर्ड इन पब्लिशिंग ए बुक्स। एक बुक को पब्लिश करने के लिए ही तो ये दे रखे बेटा डेटा, यहाँ पे कौन कौन से चार्जेस लगते हैं एक बुक को पब्लिश करने के लिए। फर्स्ट प्रिंटिंग कॉस्ट लगता है, तो आप लिखेंगे इसका फर्स्ट वाले का ही क्वेश्चन का आंसर है, कौन कौन से कॉस्ट है बेटा, एक प्रिंटिंग कॉस्ट है, तो यहाँ से आप लिखेंगे प्रिंटिंग कॉस्ट कितना रुपया बेटा 20%। सेकेंड कौन सा है आपका है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये आ जाएगा आपका 10%। फिर आते हैं हम थर्ड पे, पेपर कॉस्ट। पेपर कॉस्ट कितना है बेटा, ये आपके पास 25% ऑफ टोटल। फोर्थ जो कॉस्ट है वो है बाइंडिंग कॉस्ट, बाइंडिंग कॉस्ट आपको दे रखी है 20%। उसके बाद है रॉयल्टी कॉस्ट, रॉयल्टी कॉस्ट आपको दे रखा है 15%। एंड एट द एंड प्रमोशन कॉस्ट। तो 6 टाइप की कॉस्ट आपको यहाँ पे अकर्स होती है, वेरियस एक्सपेंडिचर्स है, तो यही हमारा आंसर जाएगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। प्रमोशन कॉस्ट कितना है बेटा, ये आपका है 10%। ठीक है, टोटल ये 100% ही बनेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में यही पूछा था, व्हाट आर द वेरियस एक्सपेंडिचर्स अकर्ड
इनकर्ड इन द पब्लिशिंग ए बुक्स, ये बेटा आपके एक्सपेंडिचर्स है, उनका परसेंटेज में बताना था, तो ये परसेंटेज में आ गया। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखो, इफ फॉर ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ द बुक्स द पब्लिशर हैज टू पे 30,600 एज प्रिंटिंग कोस्ट, आपको प्रिंटिंग कॉस्ट दे रखा है, एंड व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द रॉयल्टी टू बी पेड इन दिस बुक्स। बेटा प्रिंटिंग कॉस्ट कितना है, 20% है, और रॉयल्टी है 15%। तो अगर मैं सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करूंगा, तो आपको 20% की टोटल कॉस्ट का 20% कितना दे रखा है आपके पास, 30600 रुपए दे रखे हैं। आपसे पूछा है 15% की वैल्यू, यही तो है आपका प्रिंटिंग कॉस्ट या रॉयल्टी कॉस्ट। तो रॉयल्टी कॉस्ट कितना देना पड़ेगा बेटा उसको, रॉयल्टी कॉस्ट ये हो जाएगा बेटा, यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 30600 डिवाइडेड बाई 20 कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे 15% से, तो ये 15% की वैल्यू आ गई। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे ये जाएगा 4 टाइम, ये जाएगा 3 टाइम, 4 से आप डिवाइड करेंगे 4 7 जा 28, बचेगा 2, ये जाएगा 4 6 जा 24, बचेगा बेटा 2, एंड 4 5 जा 20, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0, 15 का 5, 18 प्लस 1 19, और ये 21 प्लस 22, तो उसको देना पड़ेगा 22,950 रुपीज, रॉयल्टी कॉस्ट आ जाएगा। सी वाले ऑप्शन में आओ, यानी कि थर्ड वाले में, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर करस्पॉन्डिंग द एक्सपेंडिचर अकर इन रॉयल्टी। तो रॉयल्टी में कितना है भाई, टोटल आपका 100% है, 15% आउट ऑफ 100%, और 100% का यानी कि एक पूरा सर्कल में कंप्लीट एंगल कितने का होता है बेटा, 100% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 360 डिग्री है। तो यहाँ से 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 से मल्टीप्लाई कर लो। ये यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा 3 टाइम, ये इधर 2 से डिवाइड करेंगे जाएगा 18 टाइम, तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 18 3 जा 54, तो 54 डिग्री का सेंट्रल एंगल बनेगा उसमें। चलो फोर्थ वाले में आ जाओ, the price of the book is marked 20% above the cost price. If the mark price of the book is 180, then what is the cost of the paper used in the single copy of the book? बेटा 20% से इंक्रीज किया है आपने, 20% से इंक्रीज किया है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया बेटा, अगर कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस नहीं मार्क प्राइस, उसने मार्कअप किया है ना, तो मार्क प्राइस कितना हो गया बेटा, 120% हो गया। टोटल कॉस्ट का, कॉस्ट प्राइस का 120% कितना हो गया, 120%। अगर 20% से मार्कअप किया तो 120% मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसकी वैल्यू दे रखी है बेटा 180 रुपए। क्लियर, आपसे पूछा है 100% की वैल्यू, पहले तो कॉस्ट प्राइस पूछा है ना, कॉस्ट ऑफ द पेपर, पेपर यूज किया है, अच्छा पेपर जो यूज किया है, तो टोटल परसेंटेज का पेपर कितना है, पेपर है बेटा 25%, तो आपसे बेसिकली वैल्यू पूछी है 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 25% की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ से 180 में आप डिवाइड करेंगे 120 से, और मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 से, ये जाएगा आपका 3 टाइम, ये जाएगा 2 टाइम, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितना आएगा 75/2, तो 75/2 कितना हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 37.5 रुपीज। ये हो गया बेटा एक कॉस्ट प्राइस फॉर द बुक। अगर आपने 180 रुपीज मार्कअप किया है, तो कॉस्ट प्राइस अगर एक सिंगल कॉपी का बात करेंगे, और सिर्फ पेपर यूज का, पेपर यूज का कितना हो जाएगा, 37.5 रुपीज का कॉस्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, मैं इसको रफ कर देता हूँ, नेक्स्ट वाले में आ जाओ। 4 तक हो गया है, लास्ट 2 क्वेश्चन है ना। चलो इसमें देखो, ई वाले क्वेश्चन में देखो, if 5500 copies are published and the transport cost on them is 82500, then what should be selling price of the book so that publisher can earn a profit of 25%। इसने बोला सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक, बेटा सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है, इज इट क्लियर और नॉट, एक बुक का सेलिंग प्राइस पूछा है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक एक का कॉस्ट प्राइस ही निकाल लो ना, 5500 कॉपीज है बेटा, एक कॉपी का, एक कॉपी का या एक बुक का बेटा कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 82500 में डिवाइड कर लो बेटा 5500 का, 20 से 20 का कैंसिल आउट हो गए, इधर से बेटा डिवाइड करूंगा मैं 11 से, 11 से डिवाइड करूंगा 5 टाइम जाएगा,
ये 11 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम 75 टाइम जाएगा, 5 से डिवाइड करने पर ये आ गया 15 रुपीज। तो 15 रुपीज कॉस्ट प्राइस है। अब उसने बोला है सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कितना कर रहा है बेटा, उसको प्रॉफिट चाहिए कितना का, 25% का। तो टोटल में 25%, जब एक बुक पे अगर 25% ले रहा है बेटा, तो 5500 कॉपीज में भी तो 25% का ही आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट परसेंटेज में चेंज थोड़ी ना आता है, वो तो प्रॉफिट परसेंटेज तो एक का सेम है तो बाकी सबका भी अगर सेम है तो टोटल वही आ जाएगा बेटा। तो सेलिंग प्राइस अगर मैं बात करता हूँ एक यूनिट का, इसको 25%, इसके 25% के इंक्रीज करना है, तो आपका टोटल कितना हो गया, 15 आपका कॉस्ट प्राइस प्लस 15 का आप क्या निकाल रहे हैं, 25%। 25% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4। हाँ, 1/4 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से टोटल आ गया आपका, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 60, 60 प्लस 15 ये आ जाएगा 75/4 रुपीज। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए, एक बुक का सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए बेटा, सेलिंग प्राइस इज 75/4। 4 से आप डिवाइड कर लेंगे, 4 अगर डेसिमल में बनाना है तो 4 1 जा 4 बचेगा बेटा 18 ये जाएगा, 4 7 जा 5, तो 18.75 रुपीज क्या होना चाहिए, उसका सेलिंग प्राइस होना चाहिए, उसको अगर 25% पे बेचना है तो। अब अगले वाले क्वेश्चन में आ जाओ, एफ में। इसने बोला है रॉयल्टी ऑन द बुक इज लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट। तो रॉयल्टी कितना था भाई, रॉयल्टी कॉस्ट का आप रेशियो ले लेंगे किसके साथ, प्रिंटिंग कॉस्ट के लिए। देखो पीछे वाले में आ जाओ, यहाँ पे रॉयल्टी कॉस्ट कितना है, रॉयल्टी है 15%, और आपका था प्रिंटिंग कॉस्ट है 20%। तो ये है बेटा 15% ऑफ द टोटल कॉस्ट प्राइस, एंड ये है आपका 20% ऑफ द टोटल कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस से कॉस्ट प्राइस कैंसिल आउट हो गया, कॉमन फैक्टर डिवाइड करते हैं बेटा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं रेशियो का। ये 5 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा आपका 3:4। अब प्रिंटिंग कॉस्ट से ये कितना कम है भाई, 4 से 3 कितना कम है, 4 से 3 1 यूनिट कम है। अब इसने पूछा है 4 के बेसिस के ऊपर, यानी कि 4 से कितना कम है, तो 1/4, और परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना, 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज का साइन, तो ये आता है आपका 25%। तो प्रिंटिंग कॉस्ट से रॉयल्टी कॉस्ट कितना कम है बेटा, 25% कम है। सो दिस इज द आंसर फॉर द एफ ऑप्शन। क्लियर। तो ये वाला क्वेश्चन भी कैसा था, देखो मॉडरेट भी नहीं बोल सकते, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, ठीक है। तो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन में आ जाएगा ये। वैसे तो बेसिक क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूलाज लग रहे हैं, पुट कर रहे हैं आप आंसर निकालने। अगले वाले में देखो 27 में, ए मेटल क्यूबॉइड ऑफ द डायमेंशन 49 मीटर 22 मीटर एंड 14 मीटर इज मेल्टेड एंड कोस्ट 7 आइडेंटिकल सिलेंडर। अब देखो इसमें मेल्ट किया है, तो मेल्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, मेल्ट करता है, इसका मतलब बेटा उसका जो वॉल्यूम है उनके 7 आइडेंटिकल सिलेंडर्स के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ आपका ये क्यूबॉइड इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे पुट कर लो बेटा, वॉल्यूम निकालेंगे तो 49 इंटू 22 इंटू 14, मल्टीप्लाई करने मत लग जाना, कैलकुलेशन को सिर्फ एक बार ही करना। 7 इंटू ये होता है बेटा πr² एच, यहाँ से वैल्यू रखता हूँ 49 इंटू 22 इंटू 14, यह आएगा 7 इंटू 22/7। आर की वैल्यू कितना है बेटा, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 7, तो ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 7, और हाइट आपसे पूछिए, एक 7 से एक 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 से ये 22 कैंसिल आउट हो गया, 7 से डिवाइड करेंगे जाएगा 2 टाइम, और इस 7 से डिवाइड करेंगे जाएगा 7 टाइम, 7 2 जा 14। तो हाइट कितना आ गया बेटा, यहाँ से 14 आ गया, 14 मीटर। अब आगे बढ़ो क्वेश्चन को, दीज सिलेंडर्स आर अगेन मेल्ट, बेटा 7 सिलेंडर्स है, 7 सिलेंडर को उसने क्या किया, वापस से मेल्ट कर दिया into क्यूब्स सच दैट द साइड ऑफ ईच क्यूब इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द ईच सिलेंडर। सो हाउ मच सच क्यूब्स आर द कोस्टेड। बेटा उसने क्या दे रखा है, जो क्यूब है, क्यूब की साइड दे रखी है कितनी, 14 मीटर। आपसे पूछा है हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर, तो बेटा टोटल अगर मैं बात करूंगा, नंबर ऑफ क्यूब्स को मैंने मान दिया n,
एन इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये किसके बराबर होना चाहिए बेटा, जो पहले हमारा जो सिलेंडर्स का वॉल्यूम था उसके बराबर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 49 इंटू 22 इंटू 7, 14। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा बेटा, 14 इंटू 14। एन की वैल्यू निकालो यहाँ से, एन इज इक्वल टू हो जाएगा 49 इंटू 22 इंटू 14, और डिवाइड कर लो इसको 14 इंटू 14 इंटू 14 से, क्योंकि ए का वॉल्यूम क्या होगा बेटा 14 का क्यूब, तो 14 से डिवाइड करेंगे, एक 14 से एक 14 कैंसिल आउट। ये अगर मैं डिवाइड करता हूँ बेटा किससे, 14 से, 7 से डिवाइड कर लेता हूँ, चलो एक सेकेंड रुकना, कुछ मिस्टेक, हमारे पास क्यूब की साइड आई है कितनी, 14 मीटर, H 22 से जाएगा, ठीक है, 7 टू जा, H आ गया, ठीक है, H इतना आ गया। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 49 इंटू 22 इंटू 14, और N की वैल्यू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब से आप डिवाइड कर रहे हैं, इसमें करेंगे 49, यहाँ से 7 इंटू 7 से डिवाइड हो जाएगा, 49 हो जाएगा बेटा डिवाइड, तो ये आ रहा है 22/2, 22/4। एक सेकेंड, कुछ तो हुआ है इसमें गड़बड़, एक बार मैं इसको वापस से करता हूँ, जस्ट वेट ए सेकेंड, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है क्या। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, cuboid, volume of the cuboid should be equal to the volume of the cylinder, 7 आइडेंटिकल सिलेंडर्स के बराबर है बेटा, तो 7 इंटू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 22/7, आपको 7 मीटर रेडियस दिया है सिलेंडर का, तो 7 इंटू 7, ठीक है, एक 7 कट गया, 7 7 जा 49, और 22 से 22 कट गया, ठीक है, 14 आ जाएगा हाइट, यहाँ से हाइट 14 है, तो क्यूब, साइड ऑफ द क्यूब इज 14 मीटर, उसने यही बोला है ना, दिस सिलेंडर आर अगेन melted and cast into the cube such that the side of the each cube is equal to the height of the each cylinder, ठीक है। how many such cubes can be cast, इतने कितने कास्ट कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे फ्रैक्शंस में वैल्यू नहीं आनी चाहिए ना। चलो एक बार मैं वापस से करता हूँ इसको, फिर भी कोई भी मिस्टेक हुआ होगा तो आ जाएगा। ए मेल्ट कर रहे हैं बेटा, वही है सेम, वॉल्यूम 49 इंटू 22 इंटू 14, ये इक्वल होना चाहिए 7 इंटू, आइडेंटिकल है सिलेंडर तो सबका वो आपका वॉल्यूम सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ से आप रखेंगे 7 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है बेटा आपका 7 मल्टीप्लाई 7, एच की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, यह आएगा 49 इंटू 22 इंटू 14, 7 से ये 7 डिवाइड हो गया, ये 7 7 जा 49, 49 से 49 डिवाइड हो गया, 22 से 22 डिवाइड हो गया, तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, h इज इक्वल टू 14, क्लियर है, बराबर है ठीक है, 14 मीटर आ गया, 14 मीटर इज द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब उसके बाद बोला है दीज सिलेंडर्स, ये सातों सिलेंडर्स को क्या किया बेटा, वापस से मेल्ट किया है, तो सातों सिलेंडर्स का वॉल्यूम क्या होगा, 7 सिलेंडर्स का वॉल्यूम तो सेम ही होगा, 49 इंटू 22 इंटू 14, अरे वो उसी से तो बन रहे बेटा, क्यूबॉइड से बन रहे हैं, तो सबका सिलेंडर का वॉल्यूम तो यही हो गया, ये किसके बराबर है, एन नंबर्स ऑफ, हमें नंबर्स के बारे में नहीं पता है, क्यूब्स के बराबर है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा बेटा, 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, यहाँ से n की वैल्यू निकालने के लिए इधर डिवाइड कर देंगे, तो 49 इंटू 22 इंटू 14, इसमें डिवाइड कर देंगे बेटा 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, ए क्यूब, 14 से 14 डिवाइड हो जाएगा, 7 7 जा 49, 49 से 49 डिवाइड हो गया, तो यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा 2, तो बेसिकली यहाँ पे n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू हो जाएगी बेटा 22 डिवाइडेड बाई 4, 11/2, तो 5.5 आना चाहिए आंसर, बट n की वैल्यू कैसे आ सकती है 5.5, राइट, यानी कि आधा वो कैसे सिलेंडर बन जाएगा, वो क्यूब बन जाएगा। देखो इसमें भी थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मेरे को अभी के लिए यहाँ पे लेट देम गो, मतलब कि अभी थोड़ा सा यहीं पे वेट करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट में। चलो अगले वाले क्वेश्चन में आ जाओ, इसका टोटल वैल्यू आना चाहिए 5.5, कंफ्यूजन बस यहीं पे है, बाकी यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसका कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ना ही कैलकुलेशन में वही प्रॉब्लम आ रहा है बेटा, वापस से ये वही प्रॉब्लम चल रहा है, यानी कि इसमें डेटा में थोड़ा सा मिस्टेक है, जिसके कारण से क्या आ रहा है, उसका डेसिमल में आंसर आ रहा है, इज इट क्लियर और नॉट।
और बाकी सॉल्यूशन इज परफेक्ट, देयर इज नो इश्यू इन सॉल्यूशन। अब आगे आ जाओ। ए कैन ऑफ ए कैन ऑफ ऑयल, कैन ऑफ ऑयल को यहाँ पे कैन को बेटा वो कैन समझना जिसमें ऑयल्स आते हैं ना वो वाला। तो एक कैन ऑफ oil was 4/5 full. When X 6 bottles of the oil were taken out from this can and 4 bottles of the oil were poured into it, यानी कि वापस डाल दिया, तो it was 3/4 of full। बेटा हम सपोज कर लेते हैं उसका कितना है टोटल वॉल्यूम, एक कैन के अंदर कितना आता है, वन कैन के अंदर जो कैपेसिटी है बेटा वो कितना है, एक्स है। वन कैन की जो कैपेसिटी, ऑयल की कैपेसिटी है बेटा जो, वो कितना है बेटा, एक्स है, सपोज कर लिया हमने, ठीक है। अच्छा उसके बाद उसने बोले कि 6 बोटल्स, एक बोतल का जो कैपेसिटी है, बोतल का जो कैपेसिटी है उसको हमने ले लिया है वाई। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में कितना था उसके पास, 4/5, उसके कैपेसिटी का 4/5 था, तो 4/5 एक्स। उसमें से क्या किया बेटा, 6 बोटल्स को निकाला है, तो 6 वाई हमने उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया। उसके अंदर फिर से पोर किया है, मतलब कि डाला है, कितना डाला है बेटा, 4/5, 4 बोटल्स उसमें डाल दिया है। अभी उसके पास कितना है, 3/4 ऑफ इट, यानी कि एक्स का टोटल कैपेसिटी का 3/4 पार्ट है। तो यहाँ से एक्स और वाई में रिलेशन अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ से आएगा 4/5 एक्स, ये आएगा बेटा माइनस का 2 वाई, और माइनस का 2 वाई उधर जाके वैसे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक स्टेप और लिख देता हूँ मैं, यहाँ से 2 वाई उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से 4/5 एक्स माइनस 3/4 एक्स, और ये हो जाएगा इधर जाके 2 वाई। यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 4 4 जा 16, 5 3 जा 15, तो यहाँ से बचेगा 1/20 एक्स, जिसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 2 वाई के बराबर। यहाँ से एक्स से वाई का रेशियो लेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 2 इधर मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा आपका 40, तो ये आ गया 40:1। यानी कि एक बोतल से कितने कितने बोतल्स भरेंगे बेटा, कितना कैन में कितना है, रेशियो जो है बोतल्स का, एक कैन के साथ में बोतल का, एक कैन की कैपेसिटी के साथ बोतल का रेशियो कितना है, वो जो कैन का रेशियो है बेटा वो 40 है। तो कैन की कैपेसिटी से अगर आप डिवाइड करते हैं इसको तो कितना आ रहा है, 40। तो ऐसे कितनी बोतल्स को फिल कर सकता है वो, हाउ मेनी बोतल्स ऑफ द ऑयल कैन बी कंटेन, 40 बोतल्स को कंटेन कर सकते हैं। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 14 बोतल्स। क्लियर है, चलो इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट वाले में आ जाओ। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ द साइज 22 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए वॉल 11 मीटर लॉन्ग, 3.5 मीटर हाइट एंड 40 मीटर थिक, इफ द सीमेंट एंड सैंड यूज टू द कंस्ट्रक्ट द कंसिस्ट 1/10 ऑफ द टोटल मटेरियल। बेटा इसका मतलब क्या है, जब आप दीवार चिनते हैं तो उसमें क्या क्या होती है, ब्रिक्स होती है, मसाला होता है, मसाला इन द सेंस जो कंस्ट्रक्शन में सीमेंट सैंड यूज होती है उसका। तो उसने बोला है 1/10 पोर्सन तो उसका सैंड वाला मटेरियल ही है, तो ब्रिक्स उसमें कितना हुआ होगा, 9/10 पार्ट, टोटल वॉल्यूम का 9/10 पार्ट। तो अगर मैं पहले सबसे पहले क्या कर लेता हूं, वॉल्यूम ऑफ, या ऐसे निकाल लेता हूं टोटल ब्रिक्स का, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स का जो वॉल्यूम है, ब्रिक्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका देखो 11 मीटर, टोटल दीवार का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 × 100 मल्टीप्लाई 3.5, मैंने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया बेटा, जिससे कि हमें यूनिट को सेम रखना है। ये आ जाएगा आपका 3.5 × 100, और वो था 40 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 40। इसको डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, आपको क्यूबॉइड का है ना लेंथ, अब दीवार किस साइज की होती है, क्यूबॉइड की, क्यूबॉइड में होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब उसमें ब्रिक देखो, एक ब्रिक्स का, इसमें भी आपको कितना ब्रिक्स कितना यूज हो रहा है, 90%, यानी कि 9/10 पार्टी आपको यूज हो रहा है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स, एक ब्रिक का कितना है, एक ब्रिक का जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा आपके पास 22 × 10 × 7, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर दो, देखो ये जाएगा 11 से 2 जाए, 10 से जाएगा बेटा ये 1 0 खत्म, 7 से डिवाइड करेंगे जाएगा 5 टाइम, और 0.5 टाइम जाएगा, और ये 10 से मल्टीप्लाई होकर 5 आ जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे जाएगा कितने टाइम, 20 टाइम, ये अभी एक 10 और बच गया, एक 10 को यहाँ से डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास कितना आ गया, ये 10 से 5 आ गया बेटा इधर, 10 इंटू 0.5 हो जाएगा 5, 5 2 जा 10, ये आ गया 1000, 1000 में आपसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने ब्रिक्स लगेंगे बेटा, टोटल ब्रिक्स 9000 ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड।
इज इट क्लियर और नॉट? तो आप यहाँ से टोटल आपने क्या किया, आपने पहले पूरे उसका बिल्डिंग का या जो भी आपका वॉल है उसका आपने वॉल्यूम निकाला, और उसका कितना पार्ट सिर्फ ब्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई कर लिया बेटा, और उसको डिवाइड कर लिया एक ब्रिक के वॉल्यूम से, तो वहां से हमारा आंसर आया। लास्ट वाले में देखो, Abhishek marks 90% in the mathematics, 85% in the science, and 80% in the social science, and 75% in the language. If the maximum marks in the math is 200, science में आपका 150 है, social science में 150 है, language में 50 है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ total marks, और ये इधर लिख देता हूँ सब्जेक्ट आपके मैथ, उसके बाद है बेटा साइंस, उसके बाद है सोशल साइंस, ऐसे ऐसे लिख देता हूँ, एंड लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज को एल से। मैथ्स टोटल मार्क्स है 200, साइंस में है 150, एसएस में भी है 150, एंड लैंग्वेज में बेटा 100 मार्क्स। इसमें ऑब्टेन मार्क्स की अगर मैं बात करता हूँ, ऑब्टेन मार्क्स 200 का कितना परसेंट आ रहा है बेटा उसको, 90%। तो 90% अगर मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा 180 मार्क्स। 150 में कितने परसेंट आ रहा है, इसको आ रहा है साइंस में 85%। तो 85% अगर मैं इसका निकालता हूँ, तो 15 का मल्टीप्लाई करो इसमें 5 में, 15 5 जा 75, और ये जाएगा कैरी 7, 15 का 8 में 127, तो 127 ये आ जाएगा 127.5 मार्क्स। इसके बाद आ गया 150, 150 मार्क्स में कितने आ रहे हैं बेटा, उसको आ रहे हैं 80%, तो 15 8 जा 120 मार्क्स इसमें आ रहे हैं। और लैंग्वेज में कितने आ रहे हैं उसको, लैंग्वेज में आ रहे हैं 75% मार्क्स, तो 75% हो जाएगा इसका 75। आपसे क्या पूछा है, आपसे यही पूछा है, देन उसका कुल परसेंटेज क्या है, कुल परसेंट यानी टोटल परसेंटेज कितना है, तो टोटल परसेंट निकालने के लिए टोटल ऑब्टेन वैल्यू, ऑब्टेन्ड वैल्यू, उसमें आप डिवाइड कर देंगे बेटा टोटल वैल्यू से, और मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, यही तो होता है परसेंटेज। डायरेक्ट लिख लो बेटा, सबका सम करो, 180 प्लस 120 हो गया 300, 300 में 120 से 125 और 75 को ऐड करेंगे तो 200 वहां से आएगा, तो 300 प्लस 200 हो गया 500, एक्स्ट्रा कितना बच गया, 2.5 एक्स्ट्रा बच गया बेटा, वन टू ये आ जाएगा ना 125 75, ठीक है, 200 300 500 500 2.5, तो ये आ जाएगा 502.5 सम करने पर आया, और इसको डिवाइड कर लेंगे, टोटल वैल्यूज कितनी है बेटा, ये आ जाएगा 300 400 4 200 600 इंटू 100%, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, 6 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 8 टाइम, 6 8 जा 48 बचेगा 2, जाएगा 6 2 जा 16 बचेगा 6, ये जाएगा 6 8 जा 64 से, अरे 6 से डिवाइड कर रहे हैं हम, 8 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, 3 टाइम चले जाएगा यहाँ पे, यहाँ से 6 से डिवाइड करेंगे बेटा, 6 8 जा 48 बचेगा 2, 6 3 जा चले जाएगा, 6 3 जा 18 बचेगा यहाँ से 4, 4 से डिवाइड करेंगे, 6 में डिवाइड कर रहे हैं बेटा, तो ये पॉइंट, और 6 से डिवाइड करेंगे 6 7 जा बचेगा 3, यहाँ से बचेगा 6 5 जा, तो 83.75% इज द आंसर, यानी कि टोटल परसेंटेज कितना बना, तो फर्स्ट वाले का आपका आंसर आ गया 83.75%। इसको देखो डेविएशन मेथड से भी कर सकते हैं, डेविएशन मेथड से मैं अभी आपको करके बता दूंगा लास्ट में, इसमें आपको ये डायरेक्ट जो बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड का यूज किया, राइट, क्योंकि सब तो हमारे स्टूडेंट्स हैं नहीं ना बेटा, सब लोग जो देख रहे हैं, अभी मैं डेविएशन मेथड से भी करके बताऊंगा, इसलिए इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है वहां पे। अच्छा, अभी उसने क्या बोला है, उसने बोला है सेकेंड चीज उसने बोली थी, फाइंड द स्कोर रिक्वायर्ड इन लैंग्वेज इफ ही वांट्स टू इम्प्रूव हिज एग्रीगेट परसेंटेज बाई 2%। बेटा जो एग्रीगेट परसेंटेज है उसको 2% से इंक्रीज करना है, तो 2% से इंक्रीज करना है, तो टोटल वैल्यू आपके पास कितनी थी, टोटल वैल्यू जो थी, टोटल वैल्यू बेटा कितनी थी, 600 था, इसका 2% अगर मैं इंक्रीज करना चाहूंगा, 2% परसेंटेज ऑफ 2, परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, यानी कि 12 मार्क्स एक्स्ट्रा आने चाहिए, 12 मार्क्स एक्स्ट्रा आने चाहिए, तो उसने बोला सिर्फ लैंग्वेज में क्या कर रहा है वो इंक्रीज कर रहा है, तो लैंग्वेज में पहले कितने थे, 75 मार्क्स थे,
तो लैंग्वेज के अंदर कितना मार्क्स आना चाहिए उसको, अगर उसको 2% से इंक्रीज करना है तो लैंग्वेज में मार्क्स हो जाएंगे 75 प्लस 12, तो ये आ जाएंगे आपके पास 87 मार्क्स। उसको स्कोर करना चाहिए था 87 मार्क्स, जिससे कि उसका क्या हो जाता है 2% से इंक्रीज हो जाता है उसका जो ओवरऑल परसेंटेज है। क्लियर? तो ये हो गया दोनों क्वेश्चंस, यहाँ तक का हमारा कंप्लीट था। अभी मैं इसका एक बेसिक मेथड और बता देता हूँ जो पहले वाले का है। बेसिक मेथड तो हमने बता ही दिया है, डेविएशन मेथड बता देता हूँ। डेविएशन मेथड में देखो क्या होता है, आपको जब भी ओवरऑल वैल्यूज पूछे, ओवरऑल वैल्यूज अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है कि डेविएशन क्या करता है, डेविएट करता है, कभी भी ओवरऑल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए काम करता है बेटा। और उसमें बेस वैल्यू का हम क्या लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं। यहाँ पे बताओ परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए बेस वैल्यू क्या है, टोटल आपका मार्क्स। तो यहाँ पे अगर मैं रेशियो लूंगा मैथ्स का टोटल स्कोर, फिर उसके बाद सोशल साइंस का, सोशल साइंस एंड लैंग्वेज, इनका अगर 200 से रेशियो लेंगे 150, 150 और यहाँ पे है बेटा 100, इनका 50 से डिवाइड करने पर रेशियो क्या आ जाएगा, 4:3 रेशियो हमारे पास आ गया 2। अब बताओ इसमें मैथ्स में टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं उसको, 90%। यहाँ पे आ रहे थे उसको 85%, उसके बाद 80% और 75%। अगर मेरे को डेविएशन लगाना है, मैं इनमें से कोई भी वैल्यू अपने मर्जी से कुछ भी मान सकते हो बेटा, कुछ भी मानोगे, यानी कि मैंने 85% मान लिया, 85% है। तो अब ये डेविएट कितना हो रहा है 85 से, 85 से एक्स्ट्रा है बेटा कितना, 5%। अब ये 4 के लिए, ये तो अकेला 5% एक के लिए बेटा, 4 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, ये प्लस का 20% हो जाएगा, माइनस यहाँ पे बेटा 85 से जीरो डेविएट हो रहा है, तो यहाँ से तो जीरो डेविएशन आएगा। अगले वाले में देखो, यहाँ पे -5% का डेविएशन है, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -15% का डेविएशन। यहाँ पे 10 का डेविएशन है, -10 का डेविएशन, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -20% का डेविएशन। अब इस टोटल जो भी आपका डेविएशन आ रहा है ओवल और सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कितने हैं बेटा टोटल 7, ये 4 + 3 7, 7 + 10 और ये 12, टोटल आपका है कितना 12। यहाँ से 85% और ये 20 प्लस ये आपका टोटल, ये बेटा जो भी डेविएशन आएगा यहाँ से आएगा, 20 - 20 करेंगे आपका 0, इट्स 20 राइट, ओके। एंड माइनस का 15 आ गया बेटा, तो -15/12% का आपका डेविएशन है। यहाँ से आप डिवाइड करेंगे, ये आपका जाएगा कितने टाइम, 5 टाइम, ये जाएगा 4 टाइम, 4 से आप डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 1.25% का डेविएशन है। तो 85% में से आप 1.25% सब्ट्रैक्ट कर लो, आंसर आ जाएगा बेटा वही आपका 83.75%, जो हमारा पहले भी आ रहा था। तो आपका यहाँ पे बार बार बहुत सारी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। सो थैंक यू फ्रॉम माई साइड। और जो भी है 100% स्कोर का अगर चाह रहे हो नेक्स्ट टाइम में अगर करना, बेटा देखो डायरेक्ट अगर मैं बात करता हूँ 30 क्वेश्चंस जो हमने पढ़ा है, उसमें से 27 to 28 क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके स्लाइड से हैं, ऐसे क्लियर, जो हमने कंप्लीट भी किए हैं और एग्जैक्टली कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको हमने किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, बट उनको क्या है सिर्फ अरेंज करने की जरूरत थी। अरेंज करना मतलब वो आपको माइंड में थोड़ा सा टैकल करना थोड़ा सा इजी हो सकता है, जिसमें किसी में डेटा ही गलत दे रखा है, किसी में कुछ दे रखा है। तो एनीबडी हु वांट्स टू स्कोर 100% कैन कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो, उनको भी बोलो कि जल्दी से अपने अपने मार्क्स देखें कितने कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन फ्रॉम माय साइड, आई होप यू लाइक दैट। अगर लाइक है तो ऐसी अगर न्यू न्यू अपडेट्स चाहिए, न्यू सॉल्यूशंस चाहिए, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी सारी अपडेट्स यहीं पे मिलते रहेंगी। चलो बाय, मिलते हैं बेटा। आई होप कि सबका पेपर अच्छा गया हो, सबको अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे, राइट। चलो बाय।